मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। ये समझने के बाद वेई शियाओबाओ ने जल्दबाजी में अभियान में शामिल कई उच्च स्तरीय अधिकारियों को इकट्ठा किया और उनसे चर्चा करते हुए कहा, मैंने सुना है कि सम्राट ने कुछ समय पहले गलती से राज्य को एकजुट करने का विचार प्रकट कर दिया था। क्या ये खबर लीक हो गई और वू सांगुई को कोई कदम उठाने के लिए बेचैन कर दिया? लोगों के इस समूह को कैसे पता चल सकता था कि ऐसा बदलाव हुआ है? और जियोमुजी अचंभित रह गई। अगर वू सांगुई का सचमुच हृदय परिवर्तन हो गया है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सोंग किंगशू की भौहें तन गईं और उन्होंने आग में घी डालने का मौका पाकर कहा, अगर हम इस समूह को पकड़ लेते हैं और वू सांगुई को खबर मिल जाती है और वह जल्दबाजी में हमला कर देता है तो सम्राट इतने कम समय में इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वह नाराज हो जाएं और हमें दोषी ठहराएं। सेना शिविर के कई अधिकारी इतने भयभीत थे कि वे इतने उच्च स्तरीय उथल पुथल में भाग लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक पल की लापरवाही पूरे परिवार के विनाश का कारण बन सकती थी और वे सभी वेई शियाओबाओ की ओर देखकर बोले, सब कुछ स्वामी वेई पर निर्भर है। वेई शियाओबाओ ने आश्चर्य से सोंग किंगशू की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अपने सारे मन की बात कह देगा और उसने जल्दी से कहा, मुझे डर है कि हमें इस मामले को दबाने का कोई रास्ता निकालना होगा। बेहतर होगा कि हम इन लोगों को जाने दें। उन्हें जाने दें। मौके पर मौजूद लोगों को ये तर्क समझ में नहीं आया। उन्होंने आखिरकार वांगवू संप्रदाय के सभी लोगों को एक साथ पकड़ लिया था और अब वे उन्हें यूं ही जाने देने वाले थे। इसीलिए तुम लोग कभी अधिकारी नहीं बन पाओगे, वेई शियाओबाओ ने हल्की खांसी करते हुए कहा और उन्हें उपदेश देने का नाटक करते हुए बोला, तुमने उन्हें गिरफ्तार किया और अब सोच रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन जैसा कि भाई सोन पहले ही बता चुके हैं, अंत में सम्राट न केवल हमें इनाम नहीं देंगे बल्कि शायद हमें सजा भी दे दें। लेकिन उन्हें रिहा करना बहुत बड़ी बात है। क्या फ़र्क है? जियोमुजी बहुत उलझन में थी और सोच रही थी कि मध्य मैदानों की आधिकारिक व्यवस्था मार्शल आर्ट को समझने से कहीं अधिक जटिल है। जरा सोचो, वेई शियाओबाओ ने धीमी आवाज़ में कहा, वे अपने मिशन में नाकाम रहे और पकड़े गए, लेकिन फिर हमने उन्हें छोड़ दिया। वापस जाकर वे वू सांगुई से इस बारे में बात करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इस बारे में बताया तो वू सांगुई को ज़रूर शक हो जाएगा कि उन्होंने दरबार में आत्मसमर्पण कर दिया है, वरना हमारे लिए उन्हें छोड़ना नामुमकिन होता। वे मूर्ख नहीं हैं तो वे वू सांगुई से इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं? इस तरह वू सांगुई को आज की घटना का पता नहीं चलेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इतनी जल्दी विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन हम सम्राट को पहले से सूचित कर सकते हैं और दरबार को पहले से तैयारी करने के लिए कह सकते हैं। शायद सम्राट प्रसन्न होंगे और हमारी इस महान उपलब्धि को याद रखेंगे। सांगुई को कष्ट सहना पड़ रहा है और हमें इसका लाभ मिल रहा है। झाओ किक्सियन ने उसे अंगूठा दिखाकर शाबाशी दी। डुओ लॉन्ग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भाई वेई का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें याद दिलाया, नहीं तो आज हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जियोमुजी ने आह भरते हुए कहा, मध्य मैदानों के तौर तरीके वास्तव में व्यापक और गहन हैं। लेकिन वेई शियाओबाओ ने तिरछी नज़र से दूर वांगवू संप्रदाय की ओर देखा। उन्होंने हमारे भाइयों को मार डाला और हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। इससे हमारे भाइयों का मनोबल गिरेगा। हाँ, मुझे उनसे कुछ ब्याज वसूलना होगा। वेई शियाओबाओ अपने साथियों को लेकर सितु बोलेई के पास गया और उसका उपहास उड़ाया। अगर तुम हमें मारना या यातना देना चाहते हो तो जो चाहो करो। मेरे वांगवू संप्रदाय के लोग इतने नर्म दिल नहीं हैं कि वे भौहें भी चढ़ाएं। सितु बोलेई ने ठंडी सांस ली, अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वुलिन के तुम जैसे बदमाश किसी राजा की जान पकड़ पाओगे? इन झूठों पर कौन यकीन करेगा? वेई शियाओबाओ मुस्कुराए, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तो तुम्हें जाने भी दे सकती हूँ। वेई शियाओबाओ की बातें सुनकर वांगवू संप्रदाय के कई लोगों ने आशा भरी निगाहों से सिर उठाया। पहले अगर कोई अधिकारियों की हत्या करता, अराजकता फैलाता और पकड़ा जाता तो उसे स्वाभाविक रूप से मौत की सजा दी जाती थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अच्छा, अभी तो हम यहाँ जुआ खेल रहे थे, तो तुम भी मेरे साथ जुआ खेल लो। जो जीतेंगे वो तो अपने आप ही जा सकेंगे, हारने वालों का क्या होगा? वेई शियाओबाओ ने व्यंग्य किया। उसका मतलब साफ था, हारने वाले व्यक्ति का क्या हुआ? वांगवू संप्रदाय के किसी सदस्य ने यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। अरे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वेई शियाओबाओ ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हें बस अपना सिर छोड़ना होगा। वेई शियाओबाओ ने सोचा कि उसने अभी जो झूठ गढ़ा है वह इन मूर्खों को धोखा देने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन उसे डर था कि कांक्षी को धोखा देना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर सम्राट के पास वापस भेजा जाना चाहिए। वांगवू गुट में सभी लोग ये सोचकर सिहर उठे कि इस बार उनके आधे भाइयों को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो फिर जुए का तरीका क्या है? एक मधुर आवाज़ सुनाई दी और वेई शियाओबाओ ने पीछे मुड़कर देखा तो भीड़ में ज़ेंगरू मौजूद थी।
अरे यार, इतनी खूबसूरत औरत कहाँ है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? वेई शियाओबाओ का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने ठान लिया कि वह इस खूबसूरत लड़की पर अच्छा प्रभाव छोड़ेगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, मैं वेई शियाओबाओ दयालु हूँ और हर जीवन को संजो कर रखता हूँ। इस छोटी बहन को जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पहले जाओ। ज़ेंगरू का चेहरा पहले लाल हुआ और फिर सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। हम सब एक समूह हैं, स्वाभाविक रूप से हम एक साथ जीते और मरते हैं। इस समय वह मन ही मन बेहद भयभीत थी, लेकिन अकेले भागना नहीं चाहती थी। उसने सिर उठाया और सोंग किंगशू की मित्रवत निगाहें देखीं। किसी कारणवश उसका मन शांत हो गया और उसकी वाणी सहज हो गई। मैदान में मौजूद हर कोई उसके साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ठीक है छोटी बहन, तुम बहुत वफादार हो, वेई शियाओबाओ ने कहा। चूंकि तुम दोनों साथ जीते और मरते हो, इसलिए तुम्हें एक एक करके शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बच्ची, तुम मेरे साथ शर्त लगाओ। अगर तुम जीतती हो तो सभी लोग एक साथ बाहर निकल जाएंगे। अगर तुम हारती हो तो सभी 19 सिर एक साथ काट दिए जाएंगे। क्या तुम इससे खुश हो? ज़ेंगरू ने सितु बुरेई की ओर देखा और उसके निर्णय का इंतजार किया। सितु बुरेई दुविधा में पड़ गया और उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। अगर 1900 लोग इस नौजवान अधिकारी के खिलाफ दांव लगाते हैं तो उनमें से कुछ का हारना तय है। अगर वह इस आदमी की बातों को सच मानकर उस पर विश्वास भी कर ले तो भी 19 में से आधे लोगों के ही बचने की संभावना है। वह भविष्य में बदला लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर ज़ेंगरू पासा फेंक कर जीत जाती है तो वे सभी यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं। लेकिन वह भी हार सकती है, इसलिए ये जुआ खेलना बहुत जोखिम भरा होगा। छोटी बहन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम एक ही धारा की तरह साथ जीते और मरते हैं। अगर मैं जीत भी जाऊं तो क्या अकेले भागने की हिम्मत होगी? खैर, आज तो मेरी जान बच ही गई, तो तुम मुझसे शर्त लगा सकती हो। हम साथ जीते और मरते हैं। नीले कपड़े पहने एक बड़े आदमी ने जोर से कहा और बाकी सबने भी उसकी बात से सहमति जताई। वेई शियाओबाओ ने पासे का बर्तन अपने सामने धकेलते हुए कहा, ठीक है छोटी बहन, तुम पहले पासा फेंको और जिसके ज्यादा अंक होंगे वही जीतेगा। ज़ेंगरू ने हाथ बढ़ाकर 3 पासे पकड़े। उसकी पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं। वह स्पष्ट रूप से बहुत घबराई हुई थी और उसने अपने हाथ में पासों को हिलाया और उन्हें कटोरे में फेंक दिया। वांगवू संप्रदाय के सभी लोग पास आकर देखने लगे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। पता चला कि ज़ेंगरू ने 2 1 अंक और 1 2 अंक वाले शॉट मारे थे और 10 में से बस इतना ही था। वह पहले ही 99% हार चुकी थी। नीली वर्दी पहने उस आदमी ने अचानक कहा, मैं खुद ही दांव लगाऊंगा। दूसरों के दांव गिने नहीं जाएंगे। सितु बुरेई ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा, कोई व्यक्ति जीवन के प्रति इतना लालची कैसे हो सकता है और मृत्यु से इतना भयभीत कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, तुम सिर्फ मेरे मालिक हो, मेरे पिता नहीं। तुम मेरे जीवन और मृत्यु का फैसला क्यों करना चाहते हो? भीड़ में से किसी ने ताना मारते हुए कहा, जब छोटी बहन ने अभी अभी गेंद फेंकी थी तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। अब जब तुमने उसे 4 अंक बनाते हुए देखा है तो अचानक तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। हाँ हाँ। सोंग किंगशू का हृदय प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन अच्छा कहा। वेई शियाओबाओ की आंखें चमक उठीं और उसने झट से पूछा, इस भले भाई का नाम क्या है? वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, इस साधारण व्यक्ति का नाम युआन येफांग है। तुम्हारे अंदर कोई वफादारी नहीं है, अपना नाम बदलकर युआन फोंग क्यों नहीं रख लेते? वांगवू संप्रदाय के लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। युआन फोंग। सोंग किंगशू का चेहरा अजीब हो गया। युआन फोंग, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, हर जगह तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है। और कौन अकेले ही जुआ खेलना चाहेगा? वेई शियाओबाओ ने दर्शकों की ओर देखा और कई लोग हिचकिचाए, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि कोई नहीं है, मैं इसे फेंक दूंगा। हालांकि वेई शियाओबाओ का चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल घबराया हुआ था। अगर उसने लंबे समय तक इसका अभ्यास नहीं किया तो शायद वह एक बार में 3 1 नहीं फेंक पाएगा, और इससे इस समूह के लोग मारे जाएंगे और उसे अपने गुरु से डांट पड़ेगी। साथ ही क्या ये दुख की बात नहीं होगी कि वह नन्ही फूल जैसी लड़की भी मर जाएगी? आगे जो हुआ वह मूल कहानी के कथानक के अनुसार ही था। वेई शियाओबाओ ने छल किया और 3 1 फेंक दिए, फिर इस अवसर का लाभ उठाकर वांगवू संप्रदाय को छोड़ दिया और अंत में युआन येफांग को प्रताड़ित किया और उसे कांक्षी के निर्णय के लिए राजधानी वापस ले गया। क्या बकवास है, मैं इतना दयालु था लेकिन उस छोटी लड़की ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ज़ेंगरू के जाने के समय उसकी चुप्पी और सोंग किंगशू पर उसकी आखिरी नज़र के बारे में सोचकर वेई शियाओबाओ असहज महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे घाटे वाला कारोबार किया है और उसने घृणा से सोचा, सच में मर्द पैसे के पीछे भागते हैं और जवान लड़कियां सुंदर लड़कों के पीछे। दूसरी ओर सोंग किंगशू ज़ेंगरू की घूरती निगाहों से भयभीत हो गई और मन ही मन पसीना पोंछते हुए बोली, वह औरत नाजुक समय पर भरोसेमंद नहीं थी और उसने लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया।
सबका ध्यान भटकाने के लिए सोंग किंगशू ने जल्दी से पूछा, भाई वेई वांगवू संप्रदाय का मामला सुलझ गया है, अगला दुर्भाग्यशाली संप्रदाय कौन सा है? वेई शियाओबाओ ने सूचना वाला पत्रक निकाला और उस पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा कुछ उदास हो गया, ये सोचकर कि उस पर लिखे शब्द उसे जानते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं जानता, इसलिए उसने जल्दी से उसे सोंग किंगशू को सौंप दिया। भाई सोंग, कृपया इसे सभी को पढ़कर सुनाए। सोंग किंगशू ने एक नज़र डाली और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। माउंट ताई संप्रदाय। मास्टर सोंग, क्या ये माउंट ताई संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है? बगल से सोंग किंगशू के चेहरे के भाव को देखकर जियोमोजी ने अचानक उत्सुकता से पूछा। माउंट ताई संप्रदाय की मार्शल आर्ट गुरु युझेनजी की क्षमताओं की सीमा से अधिक कुछ नहीं है, सोंग किंगशू ने कहा। युझेनजी? डुओ लॉन्ग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह ताओवादी जो राजकुमार बाओ के अधीन नंबर 1 गुरु के रूप में जाना जाता है। यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि युझेनजी पहले माउंट ताई संप्रदाय का हिस्सा था, लेकिन उसका चरित्र खराब है और उसे माउंट ताई संप्रदाय से निकाल दिया गया है। सोंग किंगशू ने इस दौरान जानबूझकर वुलिन से जानकारी इकट्ठा की ताकि वह खुद को तैयार कर सके। उसने ज्ञात साजिशों की तुलना करके उनकी पुष्टि कर ली थी, इसलिए उसे काफ़ी विस्तार से जानकारी थी। मुझे 5 पवित्र पर्वत तलवार संप्रदायों की चिंता है। चूंकि वे एक ही गुट होने का दावा करते हैं, अब जब माउंट ताई संप्रदाय को नुकसान होने वाला है, तो बाकी 4 गुट भी चुप नहीं बैठेंगे। 5 पवित्र पर्वत तलवार संप्रदाय। वेई शियाओबाओ ने भी इसके बारे में सुना, लेकिन वे माउंट हुआ, दक्षिण माउंट हेंग, उत्तर माउंट हेंग और माउंट सोंग मेरे किंग राजवंश के क्षेत्र में नहीं है। क्या वे भी यहाँ कीचड़ भरे पानी में स्नान करने आएंगे? माउंट ताई, जैद सम्राट शिखर। माउंट ताई संप्रदाय के प्रमुख ताओवादी तियानमेन ने दूर से विभिन्न गुटों के प्रतिनिधियों को देखा और वे बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, मेरा माउंट ताई संप्रदाय इस संकट में है, लेकिन मुझे सभी वुलिन मित्रों की मदद मिल गई है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं अपनी असीम कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दाओवादी तियानमेन तो विनम्रता दिखा रहा है। हमारा 5 पवित्र पर्वत तलवार संप्रदाय भी उसी भावना से प्रेरित है। अगर एक संप्रदाय संकट में है, तो बाकी 4 भी संकट में पड़ जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। सोंग संप्रदाय के नेता जुओ लेंगचान खड़े होकर बोले। वामपंथी गठबंधन के नेता के शब्द बिल्कुल सही हैं। अब मांचू किंग राजवंश के सम्राट कांगशी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं और वुलिन में हलचल मचा रहे हैं। मेरी पीढ़ी के वुलिन के लोग अंत तक उनका मुकाबला करेंगे। माउंट हुआ संप्रदाय के नेता युए बुकवुन ने भी तुरंत अपनी बात रखी। अमिताभ बुद्ध, ग्रैंड मास्टर फोंग जेंग ने घोषणा की, वुलिन में मांचू सम्राट का रक्तपात वास्तव में बहुत भीषण है। भाई शुवानसी ने इस वृद्ध भिक्षु को मदद के लिए भेजा है। आशा है कि इससे वुलिन में फैली इस विपत्ति का समाधान हो जाएगा। इस संप्रदाय के दाववादी आध्यात्मिक गुरु झांग ने सुना कि इस बार किंग दरबार में एक युवक है, जिसका नाम हमारे शिष्य सोंग किंगशू से मिलता जुलता प्रतीत होता है। इसलिए उन्होंने इस बेचारे दाववादी को पता लगाने के लिए भेजा। पता चला कि वुडांग ने दाववादी चोंगक्सू को भेजा था। जुओ लेंगचान चुपचाप एक तरफ खड़ा था, मन ही मन सोच रहा था, शाओलिन और वुडांग सचमुच वुडांग संप्रदाय के 2 दिग्गज हैं। मास्टर फोंग जेंग शाओलिन मंदिर के 10 महान मठाधीशों में से एक हैं, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट मुझसे कहीं ऊपर है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मठाधीश शुवानसी की मार्शल आर्ट कितनी उच्च कोटि की होगी। ताओवादी चोंगक्सू वुडांग संप्रदाय के 5 गुरुओं में दूसरे स्थान पर हैं और उनकी मार्शल आर्ट मुझसे कम नहीं है। जिक्सियाओ महल के झांग सानफेन के प्रत्यक्ष शिष्यों के बारे में जो जानकारी हमारे पास है, उसके अनुसार मुझे डर है कि उनकी मार्शल आर्ट और भी बेहतर होगी। शाओलिन और वुडांग की मदद से, साथ ही 5 पवित्र पर्वत तलवार संप्रदाय की सहायता से मेरे ताई पर्वत संप्रदाय को अब कोई चिंता नहीं है। बूढ़े तियानमेन को राहत महसूस हो रही थी। वे पहले अपने संप्रदाय के विनाश को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि वे ताई पर्वत संप्रदाय के सबसे बड़े पापी बन जाएंगे, लेकिन आज उन्हें आखिरकार सुकून मिला। उनका रक्तचाप सामान्य हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से हजारों सैनिक और घोड़े आ रहे हैं। उनसे सीधे मुकाबला करना हमारे लिए वाकई नासमझी होगी। युए बुकवुन को जल्द ही मुख्य समस्या समझ आ गई। ताओवादी तियानमेन हंसते हुए बोला, चिंता मत करो सब लोग। इस बेचारे ताओवादी ने कुछ दिन पहले ही एक महान नायक से मदद मांगी थी और दूसरे पक्ष ने मांचू सैनिकों से निपटने में हमारी मदद करने का वादा किया है। मास्टर फोंग जेंग ने मन ही मन सोचा और कहा, क्या ये युआन चेंग जी हो सकता है? वह स्वर्ण सर्प राजा जो हाल के वर्षों में शेडोंग में रहा है। बिल्कुल वही। ताओवादी तियानमेन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ण सर्प राजा ने किंग सेना को कई बार हराया था। वह शानडोंग के वुलिन में हमेशा से बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं और उन्होंने स्वयं आकर किंग सेना से आमने सामने की लड़ाई लड़ने और उन्हें करारा झटका देने का वादा भी किया था। यह अच्छी खबर है। दक्षिण माउंट हेंग संप्रदाय के नेता मो दा ने भी कहा, ये लंबे समय से ज्ञात है कि स्वर्ण सर्प राजा युआन चेंगजी न केवल अपनी रणनीति में उत्कृष्ट हैं, बल्कि उनकी मार्शल आर्ट भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी मदद से इस बार किंग सेना को संभवतः परास्त कर दिया जाएगा। यह अच्छी बात है,
लेकिन दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई में अनगिनत मौतें और घायल होंगे। क्या ये बेचारी नन वुलिन के तरीकों का इस्तेमाल करने का सुझाव दे सकती हैं? हमें निर्दोषों की जान बचानी चाहिए। उत्तरी माउंट हेंग संप्रदाय की नेता नन डिंगजिन को लगा कि यह मृत्यु असहनीय होगी। हाँ, हम इस तरीके से उन्हें हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। माउंट ताई संप्रदाय के सदस्यों ने इस पर लंबे समय तक चर्चा की थी। वर्तमान पीढ़ी के सदस्यों का मानना था कि इस बार अगर मांचू सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया गया तो सम्राट कांगशी द्वारा और भी भयावह प्रतिशोध लिया जाएगा। यह विनाशकारी होगा। माउंट ताई संप्रदाय के लिए हर बार युआन चेंगजी और विभिन्न गुटों से मदद मांगना असंभव था, इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति से वुलिन के तरीकों से जीतने या हारने का फैसला किया। हालांकि ताओवादी तियानमेन मन ही मन खुश नहीं थे, लेकिन वे सबकी राय के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। वे शियाओबाओ और उनके साथी माउंट ताई के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपना डेरा डाला, सैनिक आकर सूचना देने लगे कि उन्हें माउंट ताई संप्रदाय से एक पत्र मिला है। ओह, वे शियाओबाओ का मनोबल अचानक बढ़ गया। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में सभी संप्रदायों और गुटों को निष्क्रिय रूप से हराया गया था। ये पहली बार था जब किसी ने आमने सामने की चुनौती देने की हिम्मत की थी, इसलिए वह तुरंत उत्सुक हो गया, पत्र में क्या लिखा है। दूसरे पक्ष ने हमसे वुलिन के नियमों के अनुसार जीत हार का फैसला करने को कहा है और हमारे बीच 3 मुकाबले होंगे। अगर माउंट ताई संप्रदाय जीतता है तो हमारा किंग राजवंश उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने नहीं आ पाएगा। अगर हम जीतते हैं तो माउंट ताई संप्रदाय स्वाभाविक रूप से सम्राट के आदेश को स्वीकार कर लेगा। पत्र को देखने के बाद उन्होंने समझाया, अरे, ये बदमाश तो मनगढ़ंत बातें बनाने में माहिर हैं। वे शियाओबाओ मुस्कुराया, क्या हम शाकाहारी हैं? मेरे अधीन हजारों सैनिक और घोड़े हैं। हम उनसे जीत या हार तय करने के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करें? रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसी समय एक अन्य जासूस पसीने से तरबतर होकर वापस आया और बोला, सर, मुझे गोल्डन सरपेंट कैंप की सेना 30 मील दूर मिली है। क्या? किंग सेना के जनरलों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि यह तो बस एक आरामदेह यात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अचानक लोहे की प्लेट से टकरा जाएंगे। वे कितने हैं? वे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? क्या उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया? डुओ लॉन्ग अभी भी शांत था और उसने तुरंत पूछा। कमांडर को जवाब। जासूस ने उत्तर दिया, दूसरी तरफ लगभग 3-4 हजार सैनिक हैं। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने वहां डेरा डालने का फैसला किया और जानबूझकर नदी के उस पार मुझे संदेश भेजा कि जब तक हम प्रस्तावित तरीके पर सहमत नहीं हो जाते तब तक हम एक दूसरे से मिलने से बच सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ताओवादियों और पुजारियों के समूह ने हमें प्रतियोगिता में आमंत्रित करने का साहस किया। पता चला कि उनके पीछे गोल्डन सरपेंट कैंप का हाथ था। सोंग किंगशू ने हैरानी जताते हुए कहा, लेकिन गोल्डन सरपेंट कैंप ने हम पर हमला क्यों नहीं किया? उन्होंने आधे दिन तक इस विषय पर चर्चा की, फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे कैसे जान सकते थे कि युआन चेंगजी को भी अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था? यद्यपि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी जीत हासिल की थी, फिर भी उनकी प्रत्यक्ष सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब किंग राजवंश लगातार मजबूत होता जा रहा था। बाहरी गुटों के उनके कई अधीनस्थ बेचैन होने लगे थे। युआन चेंगजी के नेतृत्व में स्वर्ण सर्प शिविर की प्रत्यक्ष सेना जब अल्पसंख्यक हो गई तो वह धीरे धीरे कुछ उपद्रवी लोगों को दबाने में असमर्थ हो गया। यही कारण था कि वह किंग सेना से लड़ने को तैयार नहीं था। महान भिक्षु भाई सोंग, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जीत सकते हैं? हालांकि वे शियाओबाओ खुशी से बातें कर रहा था और हंस रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। उसे लड़ाई झगड़े या ऐसी किसी भी बकवास से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शायद लड़ाई में फंसना ही उसकी किस्मत में लिखा था। इसलिए उसने अपना ध्यान मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की ओर लगाया। गरीब भिक्षु भी लड़ाई जीत सकता है, जियोमोजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उनके लहजे में असीम अहंकार झलक रहा था। बड़े भाई सोंग, आपका क्या हाल है? वे शियाओबाओ बेहद खुश हुई और मुड़कर पूछने लगी, युआन चेंगजी को छोड़कर मुझे बाकी सभी से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सोंग किंगशू ने इस बारे में ध्यान से सोचा। युआन चेंगजी की मार्शल आर्ट उससे बेहतर होनी चाहिए और उसने अनुमान लगाया कि शेष लोगों में पंच पवित्र पर्वत तलवार संप्रदायों के उस्तादों में जुओ लिंगचान की मार्शल आर्ट सबसे उच्च कोटि की है। जब तक वह उसकी ठंडी ऊर्जा से सावधान रहता है और पंच पवित्र पर्वत तलवार कला के ज्ञान के साथ, उसे स्वाभाविक लाभ प्राप्त है और उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लगता है इस जुए में हमारी जीत पक्की है। वे शियाओबाओ मन ही मन खुश हुआ और अचानक पूछा, हमारे तीसरे प्रतिभागी के बारे में क्या? वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर देखते हुए देखकर डुओ लॉन्ग ने अचानक अपनी ठुड्डी नीचे कर ली और कांपते हुए अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं। भाई डुओ, शाही अंगरक्षकों के कमांडर होने के नाते आप मार्शल आर्ट में प्रथम श्रेणी के ही होंगे। हमारी तरफ बचे हुए लोगों में आप ही मार्शल आर्ट में सर्वोच्च स्तर के हैं। आपके सिवा और कौन हो सकता है? वे शियाओबाओ मुस्कुराया।
डुओ लॉन्ग का चेहरा कड़वाहट से भर गया और वह जानता था कि आम चोरों से निपटने में उसे स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मार्शल आर्ट के दीवानों के इस समूह के लिए वह शायद प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसके उदास चेहरे को देखकर वेई शियाओबाओ ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा लिया कि वह क्या सोच रहा है और जल्दी से उसे एक तरफ खींच लिया। भाई, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि तुम खतरे में नहीं हो। भाई वेई सचमुच नेक हैं, इसका तरीका क्या है? डुओ लॉन्ग की आंखें चमक उठीं। जब समय आएगा तो आप हमारे विरोधियों में से सबसे मजबूत व्यक्ति को प्रतियोगिता के लिए चुन सकते हैं, वेई शियाओबाओ ने कहा। क्या? डुओ लॉन्ग लगभग उछल पड़ा। बड़े भाई, चिंता मत करो, मेरी बात धीरे धीरे सुनो, वेई शियाओबाओ ने समझाया। क्या तुमने घोड़ों की बाजीगरी वाली कहानी सुनी है? हम सबसे अच्छे घोड़े के खिलाफ एक कमज़ोर घोड़े से लड़ेंगे। नहीं भाई, मैं तुम्हें कमज़ोर घोड़ा नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें बस आत्मसमर्पण करना होगा और उसके बाद महान भिक्षु और भाई सोंग जीत हासिल कर लेंगे। भाई वेई की योजना वाकई शानदार है। ये सुनकर डुओ लॉन्ग की आंखें चमक उठीं। चिंता मत करो, हारने पर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। निर्णय लेने के बाद वेई शियाओबाओ ने जल्दी से माउंट ताई संप्रदाय को एक पत्र भेजा। दूसरे दिन सोंग किंगशु, जियोमोजी और डुओ लॉन्ग अकेले ही बैठक स्थल पर गए। पहाड़ की तलहटी में वेई शियाओबाओ को इशारा करते देख सोंग किंगशु कुछ क्रोधित हो गए। ये छोटा बदमाश स्पष्ट रूप से जीवन का लालची है और मृत्यु से डरता है और पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। इस छोटे कमीने ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेना का मुख्य सेनापति सेना में होगा और हमें युद्ध में जीत दिलाएगा। युद्ध हमारे सामने है, मास्टर सोंग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जियोमोजी ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। जाहिर है उसने उसके मन की बात समझ ली थी। महान भिक्षु, आपके बहुमूल्य परामर्श के लिए धन्यवाद। सोंग किंगशु शर्मा गई और जल्दी से पूछा, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि युआन चेंगजी की मार्शल आर्ट महान भिक्षु की मार्शल आर्ट से कितनी मिलती जुलती है। उसकी मार्शल आर्ट की कला बहुत ही उत्कृष्ट है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वह हार जाएगा। पिछली लड़ाई के बाद जियोमोजी युआन चेंगजी की विचित्र स्वर्ण सर्प तलवारबाजी को समझने की कोशिश करता रहा, ये जानते हुए कि अगर उसका सामना फिर से उससे हुआ तो वह पिछली बार की तरह उससे निश्चित रूप से पराजित नहीं होगा। वह फिर से लड़ाई से भागने की शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहता था। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि वे इनमें से किन तीन को लड़ने के लिए भेजेंगे। दूर पर्वत की ओर देखते हुए सोंग किंगशु ने चिंता से कहा। उसे उन तीनों की सुरक्षा की ज्यादा परवाह नहीं थी। यहाँ हर कोई महान गुरु था। वेई शियाओबाओ के बिना, जो उन्हें नीचे खींचता, अगर माउंट ताई संप्रदाय बेशर्मी से हमला भी कर दे तो भी वह और जियोमोजी आराम से पीछे हट सकते थे। ओह, जहाँ तक डुओ लॉन्ग की बात है, वह साथी दाववादी कायरों की मौत नहीं मरेगा। किंग राजवंश के एक मार्शल आर्ट मास्टर महाचक्र वज्र जियोमोजी पर्वत का अनुभव करने आए हैं। पर्वत द्वार तक पहुंचने से पहले ही जियोमोजी ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का आह्वान किया और उस दिशा में अपनी बुलंद आवाज भेजी। सोंग किंगशु का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये बड़े कान वाला भिक्षु अभी भी इतना दिखावा करना पसंद करता है, लेकिन चिल्लाने की क्या जरूरत है। ताई पर्वत के जैद सम्राट शिखर पर उपस्थित सभी गुरु स्तब्ध रह गए। इस जियोमोजी की आंतरिक ऊर्जा संभवतः यहाँ मौजूद सभी लोगों से श्रेष्ठ थी। जब वे तीनों पहाड़ पर चढ़ गए तो वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि एक भिक्षु, एक युवक और अधिकारियों और सैनिकों का एक समूह मौजूद था। गुरुओं के उस समूह के सामने उन्होंने जरा भी संकोच नहीं दिखाया। किंगशु, सच में तुम ही हो? जब ताओवादी चोंगक्सू ने उस युवक को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे वुडांग के निर्वासित शिष्य सोंग किंगशु के रूप में पहचान लिया। सोंग किंगशु चौंक गया, ये सोचकर कि कोई उसे कैसे पहचान सकता है। पीछे मुड़कर देखने पर चोंगक्सू की शक्ल और पहनावे से उसके मन में एक धुंधली सी छवि उभरी। बड़े चोंगक्सू। किंगशु, जब दाओवादी आध्यात्मिक गुरु झांग ने तुम्हें संप्रदाय से निष्कासित किया था तो उनका असली इरादा तुम्हें अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए मजबूर करना था। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे और किंग राजवंश के चाटुकार बन जाओगे। दाओवादी चोंगक्सू के स्वर में खेद झलक रहा था। वहां मौजूद लोगों को इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। शाओलिन मंदिर की सिंहवध सभा में उपस्थित कई लोगों ने इसके बारे में सुना था और वे सभी सोंग किंगशु की ओर देखने लगे। जियोमोजी ने भी सोंग किंगशु पर एक नज़र डाली और आश्चर्यचकित होकर मन ही मन सोचने लगा, सोंग किंगशु इतना युवा है फिर भी उसकी मार्शल आर्ट इतनी मजबूत है। लगता है वह वुडांग संप्रदाय से है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सोंग किंगशु पर वुडांग संप्रदाय का कर्ज था जिसे सिंहवध सभा में चुका दिया गया था। बस स्वर्ग ने मुझ पर दया की और मुझे जीवन का एक और मौका दिया। अब सोंग किंगशु का वुडांग संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है और आपको ये क्रोध दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सोंग किंगशु ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसके शब्दों में छिपे रहस्य को नहीं समझा। उन्हें नहीं पता था कि उसने पिछले सोंग किंगशु के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट रूप से बता दिया था। वह असली सोंग किंगशु नहीं था और उसे वुडांग संप्रदाय से जरा भी लाभ नहीं मिला।
जब वह जागा तो उसकी नसें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और वुडांग संप्रदाय ने उसे निष्कासित कर दिया था, जिसके कारण उसे लगातार अपमान सहना पड़ा। और अब वुडांग संप्रदाय का एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ, खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ बताते हुए उस पर दोष मढ़ने लगा। इसलिए सोंग किंगशू स्वाभाविक रूप से उसे कोई सम्मान नहीं देगा। बहुत खूब। हालांकि दाओवादी चोंगक्सू ने बहुत साधना की थी, फिर भी वह बहुत क्रोधित हो गया। तो फिर इस वरिष्ठ को हमारी बदनामी दूर करने दो। इतना कहकर वह तलवार निकालकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। रुको, आज तो तयशुदा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है जिससे नतीजा तय होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ही वो पहले मास्टर हो जिसे भेजा जा रहा है? सोंग किंगशू ने पूछा। दाओवादी चोंगक्सू की प्रगति रुक सी गई और उन्होंने अपने शिविर की ओर देखा। जुओ लिंगचान ने सोचा, यहाँ उपस्थित लोगों में से मास्टर फोंग जेंग की यी जिनजिंग टैंडन चेंजिंग मेथड उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और उनकी जीत निश्चित है। स्वर्ण सर्प राजा युआन चेंगजी के पास भी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौशल है। जरा रुकिए, एक सरप्राइज के तौर पर उन्हें अंत में शामिल किया जाना चाहिए और शेष उम्मीदवारों को भी सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल दाओवादी चोंगक्सू और मेरे पास उच्चतम मार्शल आर्ट है और उन्हें आगे भेजने में कोई बुराई नहीं है। बस बात यह है कि हम इस युवक के बारे में वास्तव में कुछ नहीं जानते, उसकी शक्ति का स्तर स्पष्ट नहीं है। ये सोचकर जुओ लिंगचान खड़ा हो गया और बोला, यह आपके वुडांग संप्रदाय का आंतरिक मामला है और इसे मार्शल आर्ट की इस प्रतियोगिता में नहीं गिना जाना चाहिए। यदि आप दाओवादी चोंगक्सू के हाथों से अपनी जान बचाकर निकल सकते हैं तो यह जुओ आपके शानदार कौशल का अनुभव करने आएगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे बेशर्म कहकर फटकारा, यहां तक कि मास्टर फोंग जेंग भी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा कि एक युवा कनिष्ठ को इस तरह धमकाना कुछ हद तक गलत था। यदि सोंग किंगशू इनकार कर देता तो दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन दाओवादी चोंगक्सू से क्रोधित होकर वह ठंडे स्वर में बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। ठीक है, मैं पहले दाओवादी चोंगक्सू से निपटूंगा और आप तैयार रहें। मैं मास्टर जू को अपने कुछ उत्कृष्ट कौशल अवश्य सिखाऊंगा। दाओवादी चोंगक्सू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सोंग किंगशू, तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो और यह बेचारा दाओवादी इसका फायदा नहीं उठाना चाहता। तुम पहले गुट के नेता से लड़ लो और मैं भविष्य में तुमसे सलाह लेने आऊंगा। जियुमोजी ने भी इस व्यक्ति की ईमानदारी की प्रशंसा की और सोंग किंगशू को मनाने ही वाली थी कि दूसरे पक्ष ने सीधे इनकार कर दिया और कहा, नहीं, आपको हराने में केवल एक ही चाल लगेगी। इसमें मेरी ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होगी, इसलिए मास्टर जू इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे ही यह बयान सामने आया, वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि वह बेहद अहंकारी है। दाओवादी चोंगक्सू वुलिन में एक प्रसिद्ध उस्ताद थे जो ताइजी तलवारबाजी में माहिर थे। उन्हें एक ही बार में हराने पर जियोमोजी को भी लगा कि सोंग किंगशू क्रोध में अंधा हो गया था। दाओवादी चोंगक्सू 2 बार हंसे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बेचारा दाओवादी तब देखेगा कि महाराज मुझे एक ही चाल में कैसे हरा देते हैं। पहले तुम्हें ही वार करना होगा, वरना वार करते समय मुझे तलवार निकालने का मौका भी नहीं मिलेगा। सोंग किंगशू एक हाथ पीठ पीछे करके खड़ा था और दूसरे हाथ से आओ मुकाबला करो का इशारा करते हुए एक महान गुरु की तरह चल रहा था। अगर मैं तुम्हें एक ही वार में नहीं हरा सका तो मुझे हरा हुआ समझो और मैं आगे किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। जियुमोजी और डुओ लॉन्ग के चेहरे के भाव बदल गए और वे रुकने ही वाले थे कि सोंग किंगशू ने अपना हाथ उठाया और एक ऐसा भाव दिखाया जिससे उन्हें राहत मिली। उन दोनों को अपने संदेह को दबाकर बदलाव देखना पड़ा। दाओवादी चोंगक्सू का चेहरा सख्त हो गया और वह सोचने लगा कि क्या सामने वाले ने वाकई कोई असाधारण कौशल सीख लिया है, तभी वह इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का दिन माउंट ताई संप्रदाय के अस्तित्व का सवाल है, इसलिए पहले ये मुकाबला जीतना और अगला मुकाबला माउंट ताई संप्रदाय के लिए जीतना जरूरी है। उसके बाद ही वह अपने संप्रदाय के बारे में फैसला कर पाएगा। दाओवादी चोंगक्सू धीरे से दाईं ओर मुड़े, अपने बाएं हाथ में तलवार पकड़े हुए उसे ऊपर उठाया। तलवार उनके सीने के सामने क्षैतिज रूप से थी और उनकी बाएं और दाएं हथेलियां एक दूसरे के सामने थीं, मानो उन्होंने कोई गेंद पकड़ रखी हो। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उन्होंने अभी तक तलवार नहीं चलाई थी, फिर भी वे उनकी तलवारबाजी की कला की प्रशंसा करने के लिए तैयार थे। अपने दाहिने हाथ में तलवार कला को थामे हुए उसके बाएं हाथ में पकड़ी तलवार थोड़ी सी हिल गई। अचानक वह आगे बढ़ी और उसकी नोक तेजी से कांप उठी। ये देखना असंभव था कि हमला कहां से आ रहा था। उसने सोंग किंगशू के 7 प्रमुख जलबिंदुओं को निशाना बनाया था। 3 खामियां उजागर हुईं और जियोमोजी प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी में मौजूद खामियों के बारे में सोंग किंगशू को याद दिलाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक सबके सामने कई सफ़ेद वृत्त प्रकट हुए, बड़े वृत्त, छोटे वृत्त, सकारात्मक वृत्त और तिरछे वृत्त जो लगातार चमक रहे थे। इससे जियोमोजी की आंखों के सामने एक गोलाकार पैटर्न बन गया और उसने महसूस किया कि पहले की खामियां गायब हो गई थीं। दाओवादी चोंगक्सू तलवार ने लगातार कई मायावी वृत्त बनाए। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर अनगिनत वृत्तों में लिपट गया। एक वृत्त गायब होते ही दूसरा प्रकट हो जाता।
लंबी तलवार अत्यंत तीव्र गति से चलती थी और उससे जरा सी भी छाया नहीं बनती थी। तलवार की हवा को चीरती हुई आवाज से पता चलता था कि उस्ताद स्तर की निपुणता प्राप्त कर चुके थे। वहां मौजूद सभी लोगों को उसकी तलवारबाजी में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हजारों लंबी तलवारें उसके पूरे शरीर को घेरे हुए हों। वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि ताइजी तलवारबाजी में उसकी ख्याति वास्तव में सार्थक थी। सोंग किंगशू के होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपनी लकड़ी की तलवार म्यान से निकाली और 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों से आकाश में ड्रैगन उड़ता है का प्रदर्शन किया। नहीं, जियोमोजी ने सोचा कि वह पागल हो गया है। अगर उसे तलवार से चोट लगी तो क्या प्रतिद्वंद्वी की लंबी तलवार से उसकी बाँह नहीं कट जाएगी। वहां मौजूद अन्य उस्तादों को भी लगा कि सोंग किंगशू बहुत घमंडी है। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी की सबसे चमकदार जगह पर धावा बोल दिया, ये सोचते हुए कि वह जय है। अप्रत्याशित रूप से धातुओं के टकराने की आवाज के बाद दाओवादी चोंगक्सू ने वास्तव में 5 कदम पीछे हटते हुए अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार के आधे हिस्से को देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अविश्वास से कहा, मैं हार गया। वहां मौजूद सभी लोग सदमे से खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति अचानक कैसे पलट गई, और मार्शल आर्ट में कम कुशल लोगों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जियोमोजी, फोंग जेंग, जुओ लेंगचान और अन्य लोगों को शायद ही कोई खास बात नजर आए। ऐसा लगता है कि ताइजी तलवारबाजी के घेरे का केंद्र ही उसकी खामी थी। शायद झांग सानफेंग को इस खामी के बारे में पता था, लेकिन यह निश्चित था कि स्वयं दाओवादी चोंगक्सू को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन ये सोंग किंगशू, वह तो एक नज़र में ही समझ गया। वे सोंग किंगशू की शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करने से खुद को रोक नहीं पाए। सोंग किंगशू ने एक बार फिर अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। अभी अभी तो उसने बेशर्मी से बार बार सिर्फ दूसरे पक्ष को उकसाने के लिए ही बातें कही थीं। एक ही चाल की प्रतिज्ञा के तहत दाओवादी चोंगक्सू यह नहीं बता पाएगा कि वह जो कह रहा है वह सच है या झूठ, और स्थिरता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से सबसे मजबूत रक्षात्मक तलवारबाजी का उपयोग करेगा और सोचेगा कि वह शुरू से ही अजेय होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि सोंग किंगशू एक धूर्त चरित्र था जो मूल कहानी से भलीभांति परिचित था। बेशक वह ये जानता था कि उसकी ताइजी तलवारबाजी की कमजोरी सबसे प्रभावशाली क्षेत्र में थी। यदि दाओवादी चोंगशू साधारण तलवारबाजी का प्रयोग करके सोंग किंगशू पर आक्रमण और बचाव करता, तो उसकी तलवारबाजी के आधार पर संभवतः 100 चालों के भीतर ही दोनों में से कोई भी जीत या हार का फैसला नहीं कर पाता। लेकिन दाओवादी चोंगशू ने अंततः ताइजी तलवारबाजी को चुना, जिससे सोंग किंगशू भलीभांति परिचित था और उसकी कमजोरियों से भी वाकिफ था। संप्रदाय की युवा पीढ़ी के एक सदस्य से पराजित होने पर भले ही दाओवादी चोंगक्सू 1000 गुना अधिक उदार थे, फिर भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, बेचारे दाओवादी की यहाँ रहने की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मैं पहले संप्रदाय में वापस जाकर एकांत में चिंतन करूंगा। जब वे अकेले पहाड़ से नीचे उतरे तो सब चुप रहे। मुझे डर है कि अब मैं वुडांग संप्रदाय के नाम से असंबंधित नहीं रह पाऊंगा। सोंग किंगशू ने आह भरी और जुओ लेंगचान की ओर देखते हुए कहा, गठबंधन के प्रमुख, अब लड़ने की आपकी बारी है। जुओ लेंगचान का चेहरा पहले नीला और फिर सफ़ेद पड़ गया, ये सोचकर कि उसकी और दाओवादी चोंगक्सू की मार्शल आर्ट लगभग एक जैसी थी और दाओवादी चोंगक्सू उससे पराजित हो गया था। लेकिन आखिरकार वह वुलिन का नायक था और जब उसने ठान लिया था तो उसे कोई न कोई उपाय ढूंढना ही था। ठीक है, लेकिन दाओवादी चोंगक्सू जैसे माहिर तलवारबाज भी तुम्हारी तलवारबाजी से हार गए थे। मुझे डर है कि मेरी तलवारबाजी दाओवादी चोंगक्सू से बेहतर नहीं है। इसलिए इस बार मैंने तुलना का तरीका बदलने का फैसला किया है और तुम्हारे साथ तलवारबाजी की तुलना नहीं करूंगा। जुओ लेंगचान ने खुले दिल से स्वीकार किया कि उनकी तलवारबाजी दाओवादी चोंगक्सू से कमतर थी, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उनकी ईमानदारी और सच्चाई पर शक नहीं हुआ। इसके विपरीत उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे एक सम्मानित वरिष्ठ मार्शल आर्टिस्ट के रूप में युवा पीढ़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरे पक्ष से अपनी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट का इस्तेमाल न करने को कहा। ये कितनी बेशर्मी थी। अरे, तुम किस चीज़ की तुलना करना चाहते हो? सोंग किंगशू अचानक दिलचस्पी लेने लगा। आंतरिक ऊर्जा। जुओ लेंगचान ने सोंग किंगशू को देखा और मन ही मन उपहास किया। भले ही इस लड़के ने अपनी माँ के गर्भ में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया हो, इस उम्र में उसकी आंतरिक शक्ति कितनी अधिक हो सकती है। जियोमोजी को पहले से ही पता था कि वह खुद एक बेहद निर्लज व्यक्ति है, लेकिन उसे इस बार अपने से भी अधिक निर्लज व्यक्ति से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। वह मन ही मन व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका और बोला, महामहिम, पंच पवित्र पर्वत तलवार संप्रदायों के प्रमुख के रूप में इस तरह का व्यवहार बेहद शर्मनाक है। हे, जुओ लेंगचान को कोई परवाह नहीं थी। हम मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं और ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें केवल तलवारों से ही प्रतिस्पर्धा करनी होगी। सोंग किंगशू जानता था कि दूसरा पक्ष उसे अपनी हिमांक ऊर्जा से दंडित करना चाहता है, इसलिए उसने लकड़ी की तलवार वापस अपनी पीठ पर रख ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं गठबंधन के मुखिया की शैली और साहस की प्रशंसा करता हूँ।
आज मैं यहाँ आपके शानदार कौशल का अनुभव करने आया हूँ। ये देखकर कि उसकी आवाज़ बनावटी नहीं लग रही थी, जुओ लेंगचान को अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का सचमुच उसकी प्रशंसा करता हो? उन्हें यह नहीं पता था कि सोंग किंगशू वास्तव में उनके क्रूर व्यवहार की प्रशंसा करते थे और उनमें एक शासक की गरिमा और आकर्षण था। यह अफसोस की बात थी कि मूल कहानी में उन्हें नायक की तरह कोई सुरक्षात्मक कवच नहीं मिला था। युवा स्वामी सोंग, कृपया। मार्शल आर्ट के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जुओ लेंगचान अपने प्रतिद्वंद्वी से तलवार छोड़कर हथेली का इस्तेमाल करने का अनुरोध कर रहे थे। ठीक है, सोंग किंगशू ने विनम्रता नहीं दिखाई और ग्रेट डेविल सबड्यूइंग पाम से हमला कर दिया। कुछ ही फीट की दूरी पर जब जुओ लेंगचान को तेज हवा का झोंका महसूस हुआ तो वह चौंक गया और उसने तुरंत माउंट सोंग संप्रदाय के ग्रेट सोंग यांग पाम का इस्तेमाल करके उसका मुकाबला किया। जुओ लेंगचान की मुके और हथेली की शैली में अचानक होने वाली हरकतें शामिल थीं और इसमें कई विविधताएं थीं। सोंग किंगशू की शैली सरल थी, लेकिन बेहद शक्तिशाली थी। हर बार जब वह हमला करता तो वह वार करने में सफल होता। इसके विपरीत जुओ लेंगचान की महान सोंग यांग हथेली की शैली में बहुत सारी तरकीबें और विविधताएं थीं। जैसे जैसे दोनों की लड़ाई तेज होती गई, मैदान में जो लोग मार्शल आर्ट में थोड़े कमजोर थे वे उनकी हरकतों को मुश्किल से देख पा रहे थे। महान भिक्षु, युवा गुरु सोंग और गठबंधन के प्रमुख के बीच किसका पलड़ा भारी है? डुओ लॉन को लगा कि दोनों के बीच की स्थिति खतरनाक है और वह ये नहीं देख पा रहा था कि किसका पलड़ा भारी है, इसलिए उसने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। यद्यपि गठबंधन का ये प्रमुख वर्तमान में संयमित है, लेकिन दशकों से किए गए उसके मार्शल आर्ट के अभ्यास का फल व्यर्थ नहीं गया है। युवा मास्टर सोंग के लिए उसे हराना आसान नहीं होगा। जियोमोजी ने एक नज़र में ही समझ लिया कि दोनों अब गतिरोध की स्थिति में हैं। कोई भी दूसरे को कम समय में नहीं हरा सकता। जैसे जैसे जुओ लेंगचान लड़ता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह आभारी था। हालांकि उसके प्रतिद्वंदी का हथेली से किया गया प्रहार चालाकी भरा था, पर तलवारबाजी के अभी अभी प्रकट हुए कौशल जितना चौंकाने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी और अधिक शक्ति जुटाकर अपने प्रतिद्वंदी पर हमला कर दिया। सोंग किंगशू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह एक गुरु से लड़ने के अवसर का लाभ उठाकर अपने सभी ज्ञात हथेली के कौशलों को एकीकृत करना चाहता था। लेकिन अगर वह इमेई संप्रदाय की स्वर्ण हथेली, वुडांग संप्रदाय की ताइजी मुट्ठी, स्वर्ग को हिला देने वाली लोहे की हथेली, रेशमी हथेली, हृदय को चकनाचूर करने वाली हथेली, नौयिन शास्त्र में वर्णित महान शैतान को वश में करने वाली हथेली और भिखारी संप्रदाय की 18 ड्रैगन को वश में करने वाली हथेलियों का उपयोग करके उन्हें धीरे धीरे एकीकृत करना चाहता है, तो वह ऐसा कैसे कर पाएगा? गोल्डन पाम, वुडांग ताइजी फिस्ट, हेवन शेकिंग आयरन पाम और वुडांग सिल्की पाम में कोमलता का भाव समाहित था और उनमें कुछ भी अनावश्यक नहीं था। हॉट शटरिंग पाम और ग्रेट डेविल सबड्यूइंग पाम एक पीढ़ी के महान गुरु हुआंग चान की उत्कृष्ट कृतियां हैं। इनमें से किसी एक चाल को बदलना आसान नहीं था। 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम को भिखारी संप्रदाय के कई पीढ़ियों के गुरुओं द्वारा परिष्कृत किया गया है और यह कहा जा सकता है कि यह शिखर पर पहुंच गया है। कुछ भी जोड़ना अतिशयोक्ति होगी और कुछ भी घटाना अपर्याप्त परिणाम देगा। तो सोंग किंगशू यूं ही कुछ कैसे बदल सकता था? जुओ लेंगचान के मन में एक अलग ही तरह की अनुभूति हुई। उसे बस इतना महसूस हुआ कि सोंग किंगशू की हथेली की तकनीक और भी निपुण होती जा रही है, और अगर यह गतिरोध इसी तरह जारी रहा तो दूसरी तरफ वाला सचमुच हथेली की तकनीकों की कई अलग अलग शैलियों को एकीकृत करने में सक्षम हो सकता है। उसके मन में सोंग किंगशू को हराने का विचार भी आया। उसने अभी अभी स्वीकार किया था कि तलवारबाजी में वह उससे कमतर है, और अब अगर वह उसे हरा नहीं पाया तो सोंग संप्रदाय और उसकी प्रतिष्ठा को गहरा सदमा लगेगा। ये सोचकर जुओ लेंगचान दृढ़ निश्चय से भर गया और उसने अपनी पूरी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लड़ना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों पर जमी हुई आंतरिक ऊर्जा का संचार करते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। सोंग किंगशू का दिल कांप उठा, ये जानते हुए कि यह जुओ लेंगचान का अनूठा कौशल आंतरिक ऊर्जा को जमा देने की शक्ति थी, लेकिन वह बिना बचाव किए अपनी दिव्य प्रतिभा शास्त्र की सच्ची ऊर्जा का प्रयोग करना चाहता था और उसने हथेली से प्रहार किया। हथेलियां और उंगलियां आपस में टकराईं और बिजली की तरह तेज गति से चलने वाले दोनों तुरंत शांत हो गए। जैद सम्राट शिखर पर मौजूद अन्य लोगों की नज़रों में जुओ लेंगचान का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और जिस पत्थर की पटिया पर उसके पैर टिके थे उस पर हल्की सी बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन सोंग किंगशू का चेहरा गंभीर था और उसके चेहरे पर हल्की लालिमा झलक रही थी। महान भिक्षु, क्या युवा स्वामी सोंग ठीक होंगे? जुओ लेंगचान की सभी शिलाओं को जमा देने और बर्फ उत्पन्न करने की क्षमता को देखकर डुओ लॉन्ग चौंक गया और सोंग किंगशू के लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन जियोमोजी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, प्रमुख निश्चिंत रहें, जब स्वामी आंतरिक ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो जीत या हार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस गठबंधन के प्रमुख ने अभी तक नियंत्रण की अवस्था प्राप्त नहीं की है, जिसके कारण उनकी वास्तविक ऊर्जा उनके शरीर से रिस रही है। दूसरी ओर युवा स्वामी सोंग की आंतरिक ऊर्जा सघन और प्रबल है।
इसलिए अगरबत्ती की एक बत्ती के बराबर समय में ही जुओ लेंगचान हार जाएंगे। अखाड़े में जब जुओ लेंगचान ने जियोमोजी की टिप्पणी सुनी तो वह चौंक गया। उसने सोचा कि दिखावा करने के लिए वह अक्सर जानबूझकर अपनी बर्फीली ऊर्जा को बाहर निकालता है। इस हरकत से शिष्य आकर्षित होते हैं और प्रशंसा पाते हैं, लेकिन वह जानता था कि असली गुरुओं की नज़र में यह नीचता है। अपमानित और क्रोधित होकर वह अपनी सांसों पर नियंत्रण खो बैठा और तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी की उग्र और प्रचंड आंतरिक शक्ति को महसूस किया। माउंट ताई में मौजूद सभी लोगों ने जुओ लेंगचान को खून से लथपथ 10 फीट पीछे हत्ते और अपने जबड़े भींचते हुए देखा। वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। सोंग किंगशू ने अपने शरीर में हो रही हलचल को शांत किया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमने पहला मैच जीत लिया। फिर वह मुड़ा और वापस चला गया। सोंग किंगशू को एक मैच जीतते देख जियोमोजी को लगा कि अब तक का मुकाबला योजना के अनुरूप ही चल रहा है। वह जोर से हंसा और भीड़ से अलग खड़ा हो गया। वह अखाड़े में खड़ा होकर भीड़ की ओर देखते हुए बोला, किंग राजवंश के दरबार से आए एक मार्शल आर्ट मास्टर, तिब्बती साम्राज्य के महाचक्र वज्र कुमोजी, मध्य मैदानों के मास्टर्स का अभिवादन करते हैं और मैं यहाँ सलाह लेने आया हूँ। जैद सम्राट शिखर पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और कुछ देर के लिए वे ये सोच ही नहीं पाए कि उसे कौन हरा सकता है। स्वर्ण सर्प राजा, जिसे सर्वोच्च मार्शल आर्टिस्ट माना जाता था, उसका मुकाबला कर सकता था। हालांकि सभी ने सर्वसम्मति से उसे छुपाकर रखने का फैसला किया। एक मैच हारने के बाद दूसरे मैच का उम्मीदवार एक समस्या बन गया था। अमिताभ बुद्ध, ये तो बहुत समय से सुना है कि महाचक्र वज्र शाओलिन की 72 विधाओं में पारंगत हैं। ये वृद्ध भिक्षु तो प्रतिभाहीन है, पर आज मुझे इसका अनुभव करना चाहिए। बुद्ध की तुरही की ध्वनि सुनाई देने के बाद मास्टर फॉन्ग जेंग धीरे धीरे अखाड़े में प्रवेश कर गए। वाह, क्या शानदार वज्र ज़ेन सिंह गर्जना है। जियोमोजी की आंखें चमक उठीं और उन्हें लगा कि विशुद्ध आंतरिक शक्ति के मामले में दूसरा पक्ष उनसे कमतर नहीं है। यह अफवाह फैली है कि हमारे मंदिर के गुरु शुवानबेई डाली हेवनली ड्रैगन मठ में आपके हाथों पराजित हुए थे। क्या मैं महाचक्र वज्र से यह पूछने की हिम्मत कर सकता हूं कि क्या ये सच है? मठाधीश फॉन्ग जेंग ने अपना सिर उठाया और जियोमोजी को तीखी निगाहों से देखा। विरोधी की मृत्यु उनकी प्रसिद्धि और कौशल का प्रमाण थी, हालांकि इससे उनकी छवि अच्छी नहीं बनी। वास्तव में ये जियोमोजी के जीवन की सबसे विजयी लड़ाइयों में से एक थी। लेकिन राजनीतिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे स्पष्ट रखा, यह कोई असामान्य बात नहीं है कि कोई विरोधी ठीक से प्रशिक्षित न हो और इस गरीब भिक्षु से हार जाए। बाद में उसकी मृत्यु कैसे हुई, यह इस गरीब भिक्षु को नहीं पता। ये सुनकर कि उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका खंडन नहीं किया, वहां मौजूद लोगों को सिहरन सी महसूस हुई। मठाधीश फॉन्ग जेंग की आंखें तन गईं और उन्होंने धीरे से कहा, वृद्ध भिक्षु शाओलिन के तथाकथित 72 रूपों का परीक्षण करने के लिए 1000 हाथों वाली बुद्ध की हथेली का उपयोग करेंगे। बोलने के बाद उसने अपनी हथेली को हल्के से हिलाया। हथेली का ये प्रहार एक सामान्य क्रिया थी। हथेली का मध्य भाग अचानक थोड़ा सा हिला और तुरंत एक हथेली से 2 हथेलियों में, 2 हथेलियों से 4 हथेलियों में, 4 हथेलियों से 8 हथेलियों में और 8 हथेलियों से 16 हथेलियों में बदल गया। फिर यह 32 हथेलियों में बदल गया और हथेली के प्रहार अप्रत्याशित थे। प्रत्येक प्रहार के साथ ये क्रिया के बीच में कई दिशाओं में बदल जाता था। हथेली के प्रहार अत्यंत कुशलता से किए गए थे। जियोमोजी मन ही मन इसकी प्रशंसा कर रहे थे। ये हथेली की एक बहुत ही जटिल तकनीक थी, लेकिन हथेली की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई थी। उन्होंने सचमुच 1000 हाथों वाली बुद्ध की हथेली की तकनीक का चरम अभ्यास कर लिया था। एकाग्र मन से उसने अपना हाथ उठाया और दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को हल्के से मिलाकर घुमाया। इससे फूल का आकार बन गया और उसने हल्के से प्रतिद्वंद्वी पर 3 प्रहार किए। पर्वत की चोटी पर मौजूद कई शिष्यों ने उनके 3 प्रहार देखे, जो वास्तव में साधारण थे और मठाधीश फॉन्ग जेंग के 1000 हाथों वाले बुद्ध की हथेली की गति से बिल्कुल भी तुलना करने में असमर्थ थे और उन्होंने जयकार की। हालांकि विभिन्न गुटों के गुरुओं और अन्य गुरुओं को यह एहसास हो गया कि जियोमोजी का प्रयोग वास्तव में शाओलिन मंदिर की प्रामाणिक उंगली तकनीक थी। पलक झपकते ही मठाधीश फॉन्ग जेंग के सामने आकाश में बने हथेली के निशान कुछ देर बाद रह गए और जयकारे की आवाज अचानक थम गई। महान भिक्षु वाकई मार्शल आर्ट में माहिर हैं। हा। बगल में खड़ा डुओ लॉन्ग इतना राहत महसूस कर रहा था कि वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाकर उनके लिए जयकारे लगाने लगा। सोंग किंगशू ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए सोचा कि डुओ लॉन्ग वास्तव में एक सीधा सादा और उत्साही व्यक्ति है। मठाधीश फॉन्ग जेंग ने देखा कि उनकी हथेली की छाया बिखर गई है। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उनकी हथेलियां बिखरी हुई हथेली की छाया को पूरा करने के लिए बाहर की ओर फैल गईं, लेकिन आगे बढ़ने की गति अनिवार्य रूप से धीमी हो गई। जियोमोजी ने मौका पाकर हमला किया और अपनी उंगलियों से ही अपने प्रतिद्वंद्वी के हथेली के वार को ध्वस्त कर दिया, जिससे उनकी निपुणता का प्रदर्शन हुआ। पत्रा फिंगर, ग्रेट विजडम समाधि फिंगर, अनियमित कल्प फिंगर, महाफिंगर। शाओलिन की अनेक कलाएं एक के बाद एक उभर रही थीं और वहां मौजूद हर कोई चकित था। सभी के मन में एक ही विचार था, कितना रहस्यमय है।
मुझे लगा था कि यह भिक्षु शाओलिन के 72 रूपों में पारंगत है और उसकी ख्याति वाकई उचित है। मास्टर फोंग जेंग ने यी जिनजिंग का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उनकी आंतरिक शक्ति रूपांतरण की अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनकी उत्कृष्ट हस्तरेखा कला को देखकर जब उन्होंने कई बार खतरे को वरदान में परिवर्तित किया तो सभी ने मन ही मन उनका उत्साह बढ़ाया। कुछ देर तक लड़ने के बाद जियोमोजी अपने प्रतिद्वंदी की हालत समझ गया था और जानता था कि 10 वार के भीतर ही विजेता का फैसला हो जाएगा। अभी अभी किए गए अपने कारनामों के बारे में सोचकर ही वह इतना रोमांचित हो गया था कि वह लड़ाई खत्म करने के लिए झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह झपट्टा मारकर रिंग से बाहर कूद गया और अपने प्रतिद्वंदी से गंभीर स्वर में बोला, गुरुजी की जिनजिंग वाकई लाजवाब है और यह बेचारा भिक्षु इसकी प्रशंसा करता है। इस बार मुकाबला बराबरी पर है। वहां मौजूद किसी को भी इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। अभी अभी मठाधीश फोंग जेंग स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में थे जहां वे बचाव पर अधिक और आक्रमण पर कम ध्यान दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। अप्रत्याशित रूप से जियोमोजी ने अचानक हार मान ली। मठाधीश फोंग जेंग भी अचंभित थे। वे कुछ पूछने ही वाले थे कि जियोमोजी बिना कुछ कहे मंच से चली गईं। ये सोचकर कि यह लड़ाई माउंट ताई संप्रदाय के अस्तित्व का फैसला करेगी, फोंग जेंग ने मन ही मनाह भरी और इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। माउंट ताई संप्रदाय में सभी ने तालियां बजाईं। 2 सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी पहले ही मुकाबला कर चुके थे और ये तीसरा मैच संभवतः उनके ही पक्ष की जीत होगी। पिछले मुकाबले की शर्तों में ये भी लिखा था कि यदि मुकाबला ड्रॉ होता है तो माउंट ताई संप्रदाय को विजेता माना जाएगा। दूसरी ओर उत्सवपूर्ण हावभाव देखकर डुओ लॉन्ग ने अत्यंत आश्चर्यचकित भाव से जियोमोजी से पूछा, महान भिक्षु, आपने अभी अभी ऐसा क्यों किया? जियोमोजी का चेहरा उदास था। उसने कुछ नहीं कहा और उसे नजरअंदाज कर दिया। सोंग किंगशू ने शांत स्वर में विचारपूर्वक कहा, धर्म संसार में जीवित रहने का प्रयास करता है और मार्शल आर्ट हत्या करने में निहित है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। शाओलिन के 72 रूप, जिनमें से प्रत्येक लोगों को घायल और मार सकता है, भयंकर और क्रूर हैं। सामंजस्य का अर्थ है कि प्रत्येक क्रिया को संबंधित करुणामय धर्म द्वारा हल किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शत्रुता आंतरिक अंगों में प्रवेश कर जाएगी और गहरी होती जाएगी। ये किसी भी बाहरी विष से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगी। पता चला कि यह स्थिति रेन वोक्सिंग और जुओ लेंगचान की स्थिति से काफ़ी मिलती जुलती थी। मूल कृति में जियोमोजी के पागलपन के अंत के बारे में सोचते हुए सोंग किंगशू कुछ अनुमान लगा सका। उनकी बातें सुनकर जियोमोजी की आंखों में पहले तो भयंकर चमक आए, फिर वे स्तब्ध रह गए। आखिरकार वे बौद्ध धर्म में महान उपलब्धियों वाले व्यक्ति थे और धीरे धीरे उन्हें कुछ एहसास हुआ। तीसरे मैच का समय आ गया है। युआन चेंगजी धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलीं और मुस्कुराते हुए तीनों को देखने लगीं। अपने प्रतिद्वंदी की पीठ पर प्रतिष्ठित स्वर्ण सर्प तलवार को देखकर डुओ लॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले डुओ लॉन्ग और वेई शियाओबाओ बहुत आशावादी थे। उन्हें लगता था कि जियोमोजी और सोंग किंगशू दोनों मैच जीत जाएंगे और अगर वे सीधे अपने प्रतिद्वंदी के सामने आत्मसमर्पण भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें क्या पता था कि जियोमोजी के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा और उनका अपना मैच ही इस मिशन की सफलता या विफलता तय करेगा। पूरे किंग राजवंश के अधिकारियों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे सभी अधिकारी भयभीत होते थे तो वह शेडोन का स्वर्ण सर्प राजा था। पिछले कुछ वर्षों में युआन चेंगजी की स्वर्ण सर्प तलवार के सानिध्य में अपनी जान गंवाने वाले किंग सेना के उच्च पदस्थ जनरलों और शाही दरबार के कमांडरों की संख्या मात्र 80 या 100 नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने किंग सेना को कई बार परास्त किया, जिसके परिणामस्वरूप शांडोंग में स्वर्ण सर्प शिविर की शक्ति में लगातार वृद्धि हुई। अन्य 2 मुद्दे स्वाभाविक रूप से शांघाई दर्रे में स्थित पिंगशी के अवसरवादी राजा वू सांगुई और शेंगजिंग में अपनी ताकत का बखान करने वाले और सिंहासन पर कब्जा करने की लालसा रखने वाले राजकुमार होंगली थे। डुओ लॉन्ग ने मन ही मन सोचा कि अगर इसका समग्र स्थिति से कोई लेना देना नहीं होता तो हार मान लेने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया था और उसकी तुलना उसके प्रतिद्वंदी से नहीं की जा सकती थी। इसलिए अगर वह सीधे युआन चेंगजी, जो एक बड़ा अपराधी था, के सामने आत्मसमर्पण कर देता और राजधानी लौट जाता तो सम्राट इसे आसानी से स्वीकार नहीं करते और उसका जीवन समाप्त हो जाता। उसका इरादा लड़ने का था, लेकिन वह जानता था कि उसकी मार्शल आर्ट युआन चेंगजी के स्तर से बहुत नीचे थी और उसका प्रतिद्वंदी किंग दरबार से घोर नफरत करता था। ये व्यक्ति किंग अधिकारियों के प्रति अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। लगता है मुझे सम्राट के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी, डुओ लॉन्ग दुविधा में था। इस समय जियोमोजी चुपके से अपने शरीर में व्याप्त अराजक ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था और उसके पास मुकाबले की बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। सोंग किंगशू ने आह भरी, ये जानते हुए कि आज का मामला उनके पक्ष में नहीं है, और पीछे मुड़कर समझाने लगा, प्रभु आप हार मान लीजिए। आखिर जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए सम्राट को समझा दूंगा। आखिर इस मामले के पीछे कोई कारण तो था ही। मैं पहले बहुत लापरवाह था और मैंने यह नहीं सोचा था कि लड़ाई इस मोड़ पर आ जाएगी। क्या तुमने वहां फुसफुसा कर बात करना खत्म कर दिया है?
क्या तुमने अच्छी तरह से चर्चा कर ली है? अगर तुम किसी को ऊपर नहीं भेज सकते तो हार मान लो। तुम इसे यूं ही खींचते नहीं रह सकते, या क्या हमें हमेशा के लिए इंतजार करना पड़ेगा? माउंट ताई संप्रदाय ने व्यंग्यपूर्वक उनसे ये पूछने के लिए एक ताओवादी पुजारी को भेजा। सोंग किंगशु क्रोधित था, लेकिन जानता था कि यह वास्तव में उनकी अपनी गलती थी और वह इसे नकार नहीं सकता था। डुओ लॉन का चेहरा नीला सफ़ेद पड़ते देख वह समझ गया कि वह लड़ना चाहता है, लेकिन सोंग किंगशु एक आधुनिक व्यक्ति होने के नाते अपने जीवन को इतना तुच्छ नहीं समझता था और हार स्वीकार करने ही वाला था। हम तीसरे मुकाबले में हार स्वीकार करते हैं। इसी समय पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तीसरा मैच इसे सौंपा जाएगा। सोंग किंगशु ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया तो देखा कि लाल कपड़े पहने एक युवक, जो देखने में महिला जैसा लग रहा था, उसके पीछे प्रकट हो गया था। ये व्यक्ति कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी नाजुक सूरत को देखकर तो यही लगता है कि वह गोल्डन सरपेंट किंग का प्रतिद्वंदी नहीं है। शिष्यों की शंकाओं को सुनकर विभिन्न संप्रदायों के प्रमुखों ने एक दूसरे की ओर देखा। यहाँ तक कि सर्वज्ञानी गुरु फोंग जेंग भी अचानक प्रकट हुए इस सुंदर युवक को पहचान नहीं पाए। पता चला कि डोनफेंग बुबाई दशकों से ब्लैकवुड क्लिफ से नीचे नहीं आया था। स्वाभाविक रूप से वुलिन में बहुत कम लोगों ने उसका असली चेहरा देखा था और इसलिए उसे न पहचान पाना स्वाभाविक था। अन्य लोगों से भिन्न, युआन चेंगजी ने आंतरिक और बाहरी मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उसे खतरे का तीव्र आभास था। जब डोनफांग बुबाई प्रकट हुआ तो उसके पूरे शरीर में एक तीव्र अनुभूति हुई और उसके हृदय में एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। तीसरा तो जाहिर तौर पर वही अधिकारी है, आप इसे क्यों बदल रहे हैं? इतने लंबे आराम के बाद जुओ लेंगचान आखिरकार बेहतर महसूस कर रहा था। उसे डोनफेंग बुबाई के खतरे का हल्का सा आभास भी हो रहा था और वह कुछ भी बदलना नहीं चाहता था, इसलिए वह अवचेतन रूप से उसे रोकना चाहता था। डोनफेंग बुबाई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। सोंग किंगशु ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी और बहस करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। हमने कभी नहीं बताया कि तीसरा व्यक्ति कौन था। इसके अलावा क्या आपने प्रतिष्ठित स्वर्ण सर्प राजा को भी अंधेरे में छिपाकर नहीं रखा था? जुओ लेंगचान अवाक रह गया। उसने ठंडी आवाज में गुनगुनाया, बैठने के लिए मुड़ा और अपनी आंतरिक चोटों को ठीक करने लगा। डोनफेंग बुबाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अखाड़े में प्रवेश किया। युआन चेंगजी को ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रतिद्वंद्वी के हर कदम पर उसका दिल कांप रहा है। जब प्रतिद्वंद्वी ने अखाड़े में कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी के कदम से उसकी आंतरिक ऊर्जा असंतुलित हो गई है। भय के मारे उसने अनजाने में ही स्वर्ण सर्प तलवार म्यान से निकाल ली। स्वर्ण सर्प तलवार का अनूठा और परिचित स्पर्श उसके हाथों में आते ही युआन चेंगजी का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। डोनफेंग बुबाई ने प्रशंसा भरी नजरों से उनकी ओर देखा और पूछा, महामहिम, क्या आप वही स्वर्ण सर्प राजा हैं जो हाल के वर्षों में मध्य मैदानों के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट होने का दावा करते हैं? हर स्वर्ग के ऊपर एक और स्वर्ग होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से विशेषज्ञ हैं और मध्य मैदान में नंबर 1 का यह खिताब युआन को मिलना नामुमकिन है। युआन चेंगजी ने जवाब दिया, साथ ही वह किसी भी हमले से खुद को बचा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। सामने वाली लड़की देखने में कमज़ोर लग रही थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि सामने वाला बेहद खतरनाक है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती? डोनफेंग बुबाई ने ताना मारा, चलो तुम्हारी काबिलियत आजमा कर देखता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही वह व्यक्ति युआन चेंगजी के सामने प्रकट हुआ और कुछ चांदी की सुइयां उसकी ओर चुभ गईं। डोनफेंग बुबाई ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपने सामने सुनहरी रोशनी की एक चमक देखी और उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही अपनी जगह से पीछे हट चुका था। युआन चेंगजी के माथे पर ठंड से पसीना थम गया था। अभी अभी तो वह पूरी तरह सतर्क था, लेकिन उसे अपने प्रतिद्वंदी की बिजली जैसी तेज गति का अंदाजा नहीं था। वह जानता था कि अगर उसके पास सोने के तार से बना रक्षक कवच न होता तो प्रतिद्वंदी उसे एक ही वार में जकड़ लेता और वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था, या यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। ये थोड़ा दिलचस्प है, आपकी प्रतिक्रिया अच्छी है और तलवारबाजी काफ़ी अनोखी है। डोनफेंग बुबाई ने अपने प्रतिद्वंद्वी की स्वर्ण सर्प तलवार की आस्तीन में बने छोटे से छेद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। शिखर पर मौजूद सभी गुरु चकित रह गए। अभी अभी चमकती रोशनी के बीच उनमें से कोई भी लाल कपड़े पहने उस व्यक्ति की हरकतों को नहीं देख पाया था। फोंग जेंग और उनके जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए तो लाल प्रेत का दिखना भी मुश्किल था। सोंग किंगशु का चेहरा भी थोड़ा उदास था। हालांकि उसने पहले डोनफांग बुबाई और सूरजमुखी एल्डर के बीच की लड़ाई देखी थी, लेकिन युआन चेंगजी के साथ इस लड़ाई से उसे स्पष्ट अंदाजा हो गया था कि जब डोनफांग बुबाई गंभीर हो जाता है तो अगर आपके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए कुछ नहीं है तो आप मारे जाएंगे। महामहिम, आप कौन हैं? युआन चेंगजी भयभीत हो गया और भी सतर्क हो गया। डोनफेंग बुबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक लाल बत्ती चमकी और उसने एक बार फिर युआन चेंगजी पर हमला कर दिया। पिछली बार के अनुभव को देखते हुए युआन चेंगजी जाहिर तौर पर उतना अप्रस्तुत नहीं था जितना वह अभी था।
उसकी लगातार बदलती चाल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चालों में से एक थी। युआन चेंगजी अतीत में इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों को अपने कपड़ों के कोनों को छूने से भी रोकने के लिए करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार लाल रंग के इस आदमी के सामने ये खेल बच्चों का खेल साबित होगा। माउंट ताई में सभी ने अखाड़े के केंद्र में सुनहरी रोशनी देखी। पता चला कि युआन चेंगजी ने स्वर्ण सर्प तलवारबाजी को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था और अपने आसपास के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा की थी। जब सुनहरी रोशनी चमकी तो लाल आकृति अचानक कुछ फीट दूर प्रकट हुई। सभी ने उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देखी, फिर वह एक लाल परछाई में परिवर्तित होकर सुनहरी रोशनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जैद सम्राट शिखर के शीर्ष पर मौजूद 2-3 लोगों को छोड़कर, जो उनकी गतिविधियों को मुश्किल से देख पा रहे थे, बाकी सभी लोग अखाड़े में अनियमित रूप से नाचती हुई सुनहरी रोशनी के एक समूह को इधर उधर भटकते हुए देख पा रहे थे। तभी एक लगभग अदृश्य लाल छाया कभी सुनहरी रोशनी के ऊपर, कभी उसके बगल में दिखाई देती थी। सुनहरी रोशनी पर चारों ओर से हमले हो रहे थे। प्रकाश के दो समूह अक्सर हल्के से स्पर्श से ही अलग हो जाते थे, लेकिन हर संपर्क के साथ सुनहरी रोशनी थोड़ी मंद होती जाती थी। अखाड़े में हो रही घटनाओं को देख रहे लोगों के चेहरे के भाव एक एक करके बदलते जा रहे थे। लोहे के टकराने की आवाज़ के साथ अंततः दोनों अलग हो गए। खेत में खड़ी युआन चेंगजी को देखकर, जिसकी भौहों के बीचों बीच एक लाल बिंदी थी और आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, सोंग किंगशू ने मन ही मनाह भरी, आज मिस यू शायद नई विधवा बन जाएंगी। गोब्लिन, शाबाश एमसी। माउंट ताई संप्रदाय की तरफ मौजूद सभी लोग धीरे धीरे समझ गए कि क्या हो रहा है। वे अपने सामने की हर चीज को अविश्वास से देख रहे थे। कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। उस दृश्य को सन्नाटे के रूप में वर्णित किया जा सकता था। स्वर्ण सर्प राजा की मृत्यु कैसे हो सकती है? नेता, वह स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट हैं। युआन चेंगजी के साथ आए अधीनस्थ और भी अधिक पीले पड़ गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके चारों ओर आकाश गिर पड़ा हो। डोनफेंग बुबाई को मुड़कर पहाड़ से नीचे उतरते देख माउंट ताई संप्रदाय में सभी लोग भयभीत और क्रोधित थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी अप्रत्याशित मार्शल आर्ट के बारे में सोचा तो किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। अंत में मठाधीश फोंग जेंग ने पूछा, तुम कौन हो? डोनफेंग बुबाई कुछ देर रुका, बिना कुछ बोले। लाल परछाई चमकी और आकृति धीरे धीरे लाल धुएं की तरह दूर जाकर गायब हो गई। साथ ही एक लंबी हंसी भी सुनाई दी। दुनिया मेरी पीढ़ी से आगे निकल चुकी है, और जब मैं दुनिया में प्रवेश करता हूँ, वे वर्ष आपको याद दिलाएंगे जब सम्राट दुनिया के लिए लड़ते हैं। मैंने बातें की, हंसा और खुद में ही मदहोश हो गया था। माउंट ताई संप्रदाय के सभी सदस्यों के चेहरे एक नई विधवा की तरह उदास देखकर सोंग किंगशू ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, हमारे पिछले समझौते के अनुसार हमने 3 मैच जीते थे, इसलिए इस बार आप हार गए। समझौते के अनुसार माउंट ताई संप्रदाय शाही फरमान स्वीकार करेगा। ताई पर्वत संप्रदाय के नेता ताओवादी तियानमेन स्तब्ध दिखे और अवचेतन रूप से अपने मन में बुदबुदाए, स्वर्ण सर्प राजा भी मर चुका है। क्या सच में ताई पर्वत संप्रदाय इस तियानमेन के हाथों नष्ट होने वाला है? सोंग किंगशू जानता था कि पहाड़ पर मौजूद भीड़ अब उत्तेजित हो चुकी है और वह उन्हें और अधिक उत्तेजित करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर विरोधियों के इस समूह ने उस पर हमला कर दिया तो सोंग किंगशू को भागना ही पड़ेगा। भले ही विरोधी उसे पकड़ न पाएं, लेकिन इससे उसकी वीर छवि को नुकसान पहुंचेगा। कल हम फरमान की घोषणा करने के लिए पर्वत पर एक दूत भेजेंगे और आज हम पहले विदाई लेंगे। सोंग किंगशू ने अपनी बात समाप्त करते हुए जियोमोजी और डुओ लॉन का अभिवादन किया और सीधे पर्वत से नीचे उतर गए। क्या वो बदमाश युआन मर गया? पहाड़ पर यह खबर सुनकर वे शियाओबाओ हैरानी से उठ खड़ा हुआ और मन ही मन सोचते हुए इधर उधर टहलने लगा। अब युआन चेंगजी मर चुका है, गोल्डन सरपेंट कैंप का कोई नेता नहीं है और उसे हराना आसान होगा। अगर मैंने, वे शियाओबाओ ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो शियाओ जुवानजी मुझे क्या इनाम देंगे? अर्ल की उपाधि तो पक्की है और यह मिलना नामुमकिन भी नहीं है। गोब्लिन, याद रहे वे शियाओबाओ और कांगशी एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकारते थे। मन बना लेने के बाद वे शियाओबाओ तुरंत खड़ा हो गया और बोला, किंग कैंप के भाइयों को सूचित करो कि वे तुरंत तैयारी करके रवाना हो और लक्ष्य 30 मील दूर स्थित गोल्डन सरपेंट कैंप में तैनात उस विद्रोही की सेना है। अपने चेहरे पर एक अजीब भाव लिए डुओ लॉन्ग अचानक खड़ा हो गया और बोला, सम्राट का मौखिक आदेश है और वे शियाओबाओ कृपया इसे स्वीकार करें। ये क्या बकवास है? अब शियाओ जुवानजी ने क्या चाल चली है? वे शियाओबाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकीं और जल्दी से आदेश लेने के लिए घुटनों के बल बैठ गईं। सुनो शाओ गुइजी, जैसे ही डोनफांग बुबाई प्रकट हो तुम तुरंत किंग सेना के सैनिकों और अधिकारियों के साथ मेरे पास लौट आओ। कोई और विचार स्वीकार्य नहीं है। यदि तुम पुण्य सेवा के लालची हो तो मैं तुम्हें निंगबू पैगोडा की रक्षा का जिम्मा सौंप दूंगा। सम्राट कांगशी के इस गुप्त मौखिक आदेश को सुनते ही डुओ लॉन्ग का शरीर कांप उठा। वे शियाओबाओ मन ही मन असहमत था। उसे लगा कि ईश्वर प्रदत्त इस अवसर का लाभ न उठाना कतई खेदजनक होगा और उसने कहा, वह योजना तो महज एक योजना है, लेकिन यह वास्तविकता है। अफसोस,
हम सोंग किंगशू ने उसे रोकते हुए कहा, भाई वेई, सम्राट के फरमान को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने आज की स्थिति का बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था और फरमान में इस्तेमाल किए गए शब्द इतने कठोर हैं कि भाई वेई को व्यक्तिगत जोखिम नहीं लेना चाहिए। वेई शियाओबाओ चौंक गया, ये सोचकर कि शियाओ जुवानजी हमेशा से ही अप्रत्याशित रहा है, झूगे लियांग से भी ज्यादा चालाक है और उसका पेट सचमुच काला है। सौभाग्य से उसे यह बात जल्दी समझ आ गई। याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई सोंग। वेई शियाओबाओ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया था और जल्द ही होश में आया। शिविर के भाइयों को सूचित कर दो, हम तुरंत राजधानी के लिए रवाना होंगे। 3 दिन बाद यंजिंग के निषिद्ध शहर में स्थित शाही अध्ययन कक्ष में। सम्राट, इस बार इस अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है और किंग राजवंश में वुलिन को पूरी तरह से दबा दिया है और अब सभी संप्रदाय दरबार के अधीन हैं। जब वेई शियाओबाओ ने सम्राट कांगशी को देखा तो उसने तुरंत अपनी खूबियों का बखान करने की कोशिश की। ठीक है, हम जानते हैं कि आपने कड़ी मेहनत की है। सम्राट कांगशी ने हल्के स्वर में उत्तर दिया और अपने स्मारक को देखते रहे। वेई शियाओबाओ चौंक गया, ये सोचकर कि ऐसी स्थिति में शियाओ जुवानजी को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। शायद उसने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था और उसने जल्दी से लार टपकाते हुए कहा, माननीय सम्राट, इस बार हमने उस बदमाश युआन चेंगजी को भी मार गिराया। ओह! सम्राट कांगशी के चेहरे पर भाव आए और अंत में उन्होंने ज्ञापन नीचे रख दिया। वेई शियाओबाओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए, लेकिन बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ये स्पष्ट है कि हमने ही मास्टर डोनफांग को छिपकर युआन चेंगजी की हत्या करवाई थी। तुम इसका श्रेय कैसे ले सकते हो? अरे बाप रे, मैंने शियाओ जुवानजी का श्रेय ले लिया। वेई शियाओबाओ का दिल कांप उठा। सौभाग्य से वह हमेशा से ही चतुर और फुर्तीला था। उसने तुरंत अंगूठा ऊपर करके कहा, सम्राट सचमुच रहस्यमय हैं। तो मास्टर डोनफेंग को गुप्त रूप से मदद के लिए भेजना आपकी योजना का हिस्सा था। शियाओबाओ, क्या तुम्हें सच में लगा कि हम वुलिन को दबाना चाहते थे? सम्राट कांगशी के लहजे में घमंड साफ झलक रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? वेई शियाओबाओ उलझन में दिख रही थी। सोंग किंगशू भी मन ही मन सोच रही थी और उसने सम्राट कांगशी की ओर आश्चर्य से देखा। जी हाँ, हम वुलिन के मामूली गुंडों को अपनी नज़रों में कैसे रख सकते हैं? हमारा लक्ष्य हमेशा से युआन चेंगजी और उसका स्वर्ण सर्प शिविर रहा है। हमने वुलिन को नाराज करने का जोखिम उठाया और आपको इतने धूमधाम से उन्हें दबाने के लिए भेजा। ये सब हमारी योजना का हिस्सा था। अगर हम शानडोंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो शानडोंग के सभी संप्रदाय निश्चित रूप से युआन चेंगजी से मदद मांगेंगे। सम्राट कांगशी की आंखों में एक अजीब सी चमक आए और उन्होंने आगे कहा, हमने मास्टर डोनफांग को अंधेरे में छिपा दिया है। एक बार युआन चेंगजी अपने शिविर से बाहर आ जाए तो वह हमले के मौके तलाशेगा। उसे मारकर ही हम अपने दिल में मंडरा रहे एक बड़े संकट से छुटकारा पा सकते हैं। इस बार सम्राट के प्रति इस अधिकारी की प्रशंसा सचमुच उफनती नदी की तरह है, जो निरंतर बहती जा रही है और पीली नदी की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही है। वेई शियाओबाओ के आश्चर्य भरे अतिरंजित भाव ने सम्राट कांगशी को बहुत अच्छा महसूस कराया। तो अन्य कई प्रांतों में भेजा गया वह मिशन पूरी तरह से उस मूर्ख युआन को भ्रमित करने के लिए है। जी हाँ, सम्राट कांगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम आपको सीधे शानडोंग भेजते हैं तो युआन चेंगजी को जरूर शक होगा। वह इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनेगा। लेकिन जब वह आपको दूसरे प्रांतों और संप्रदायों को खत्म करते देखेगा तो उसे सच में लगेगा कि हम वुलिन को दबाना चाहते हैं। हा। क्या आप जानते हैं कि सम्राट ने हमें विजय की गति को बनाए रखने और स्वर्ण सर्प शिविर को नष्ट करने से रोकने का विशेष आदेश क्यों दिया? सोंग किंगशू ने वह प्रश्न पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। हालांकि वह इस स्थिति को समझने के लिए अधिक इच्छुक था। सम्राट कांगशी के इस कदम का कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा। बेहतर यही होगा कि हम तैयार रहें। जासूस की रिपोर्ट के अनुसार गोल्डन सरपेंट कैंप के नेताओं के इरादे पिछले 1 साल से बुरे रहे हैं। अगर युआन चेंगजी के प्रभाव से उन्हें रोका न जाता तो हमें डर है कि वे आपस में ही लड़ने लगते। अब जब युआन चेंगजी मर चुके हैं तो वे अगले नेता बनने के लिए खूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम इस समय उन पर हमला करते हैं तो शायद उन्हें आपस में गले मिलना पड़े और अपने पूर्वाग्रहों को त्यागना पड़े। यह एक गलती होगी। सम्राट कांगशी ने सोंग किंगशू की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। सम्राट सचमुच चतुर हैं, इसलिए हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वे कुत्तों की तरह आपस में न लड़ने लगें और भारी नुकसान न उठा लें, और फिर हम मछुआरे बन जाएंगे। वेई शियाओबाओ के चिकने शब्द फिर से उसके कानों में पड़े, लेकिन सोंग किंगशू को लगा जैसे उसकी पीठ से ठंडे पसीने की एक परत बह रही हो। मुझे लगता था कि मैं कहानी के कथानक से परिचित हूँ, लेकिन जब मैंने इस दुनिया का भ्रमण किया तो मैंने स्वाभाविक रूप से इस दुनिया के पात्रों को एक प्रकार के बुद्धिमान गैर प्रामाणिक पात्र के रूप में देखा। अब मुझे पता है कि वास्तव में इस दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर मैं लापरवाह रहा तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक गंभीर खतरे से छुटकारा पाने के बाद सम्राट कांगशी ने उस रात महल में एक भोज आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें डोनफांग बोबाई, वेई शियाओबाओ और सोंग किंगशू को आमंत्रित किया गया।
भोज के दौरान जियोमोजी अचानक सम्राट कांगशी को विदाई देने के लिए खड़े हो गए। कांगशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि क्या उन्होंने भिक्षु को किसी तरह से नाराज कर दिया है। जियोमोजी ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उत्तर दिया, सम्राट को उत्तर देते हुए, इस बेचारे भिक्षु को क्षणिक मान सम्मान और अपमान की चिंता नहीं है। बात बस इतनी है कि इस बेचारे भिक्षु की मार्शल आर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है और मुझे संदेह है। मुझे टुबो वापस जाकर निंगमा मंदिर के वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना होगा। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। सोंग किंगशू ने यह भी कहा, महाराज, मैं भी महान भिक्षु की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं और उन्होंने जो कहा वह वास्तव में सच है। चूंकि ऐसा है तो हम महान भिक्षु को शर्मिंदा नहीं करेंगे। बाद में हम किसी को गठबंधन पत्र लिखने का आदेश देंगे और महान भिक्षु इसे टुबो साम्राज्य में वापस लाएंगे ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सकें। सम्राट कांगशी ने एक क्षण सोचा और तुरंत प्रतिक्रिया दी, टुबो में किंग राजवंश के साथ गठबंधन कर पाना मेरे लिए सचमुच एक बड़ा सौभाग्य है। जियोमोजी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हालांकि मध्य मैदानों की यह यात्रा सफल नहीं रही, फिर भी उन्होंने किंग राजवंश के साथ गठबंधन कर लिया और संतुष्टि के साथ लौटने की तैयारी कर रहे थे। मैंने बहुत समय से सुना है कि निंगमा मंदिर के वरिष्ठ भिक्षु पद्मसंभव दशकों से एकांतवास में हैं और उनकी साधना दिव्य स्तर के करीब है। मुझे आशा है कि महान भिक्षु इस पद के लिए संदेश भेजेंगे। ये पद खाली होते ही मैं निंगमा मंदिर जाकर महान गुरु की अद्वितीय कलाओं के बारे में अवश्य जानूंगा। शीर्ष आसन पर बैठे डोनफांग बुबाई ने अपना मदिरा प्याला नीचे रखा और हल्के स्वर में कहा, ये सोचकर कि इस व्यक्ति ने जैद सम्राट शिखर पर बातचीत और हंसी मजाक करते हुए युआन चेंगजी की हत्या कर दी, जो उससे केवल थोड़ा ही कमतर था, जियोमोजी ने गंभीरता से कहा, निंगमा मंदिर नेता डोनफांग का स्वागत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। डोनफैंग बुबाई ने सिर हिलाया, उसे नजरअंदाज किया और अपने लिए थोड़ा और पे डाला। उसकी बेपरवाह शैली को देखकर सोंग किंगशू का दिल उछल पड़ा। इस कमीने की मार्शल आर्ट की कला इतनी जबरदस्त है और ये देखने में भी बेहद खूबसूरत है। अगर यह आधुनिक युग में रहता तो शायद सितारों के पीछे भागने वाली लड़कियों को दीवाना बना देता। अगले कुछ दिनों तक सोंग किंगशू महल में लगभग ऊबकर मरणासन हो गया। पता चला कि भोज के अगले दिन जियोमोजी तिब्बत के लिए रवाना हो गया और वेई शियाओबाओ भी अपनी पत्नी को गले लगाने के लिए घर जाने को बेताब था। डोनफांग बुबाई का कोई पता नहीं था और वेई को भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। महल में केवल प्रथम श्रेणी का अंगरक्षक सोंग किंगशू ही रुका हुआ था। सौभाग्य से सम्राट कांगशी की रक्षा के लिए वुलिन वंश के अन्य लोग मौजूद हैं। मुझे छोटी मोटी बातों के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे रोज महल के चक्कर लगाने पड़ते। ये सोचकर ही लगता है कि मैं सभी पुनर्जन्म लेने वालों के सामने बेइज्जत हो जाऊंगा। सोंग किंगशू ने मन ही मन बुदबुदाया। सम्राट कांगशी के शब्दों के अनुसार आमतौर पर उनके पास करने के लिए कुछ भी तय नहीं होता है और जब उनकी आवश्यकता होगी तो उन्हें स्वाभाविक रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अरे, ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये एहसास तो बस असहज है। सोंग किंगशू ने खिड़की खोली और आकाश में तारों को टकटकी लगाकर देखने लगी। हत्यारे आ गए हैं। दूर से एक गार्ड की चीख सुनाई दी। अगर सोंग किंगशू की गहरी आंतरिक ऊर्जा न होती तो शायद वह इसे सुन भी न पाता। हत्यारा इतना मूर्ख क्यों है और सिनिंग महल के बगीचे में सुनसान जगह पर क्यों गया? सोंग किंगशू ने सहानुभूति जताते हुए कहा, लेकिन ये सोचकर कि वह वैसे भी उब रहा है, वह करवट बदलकर खिड़की से बाहर कूद गया और आवाज की दिशा देखने लगा। तलवारों के टकराने की आवाज उसे जल्द ही सुनाई दी। सोंग किंगशू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि मांचू रक्षकों में कोई असली उस्ताद नहीं था, फिर भी वे सभी मार्शल आर्ट में कुशल थे। अगर वे उन्हें घेर लेते तो हत्यारा शायद बच नहीं पाता। गलियारे से गुजरते हुए और मैदान की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखते हुए सोंग किंगशू के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति, जिसे महल के विशाल आंतरिक रक्षकों ने घेर रखा था, हालांकि उसने काले रंग के स्कार्फ लपेट रखे थे, लेकिन उसके आकर्षक शारीरिक बनावट ने स्पष्ट रूप से सबको बता दिया कि वह एक महिला थी। लेकिन बात यह नहीं थी। सोंग किंगशू का चेहरा बदलने का कारण प्रतिद्वंद्वी के हाथ में मौजूद सोने के सर्प के आकार की तलवार थी। सुनहरा सर्प तलवार। सोंग किंगशू चौंक गया, ये सोचकर कि युआन चेंगजी मर चुका है और दूसरा पक्ष एक महिला है, वह अभी भी हत्यारे की पहचान कैसे नहीं समझ पा रहा है। सोंग किंगशू मन ही मन जिया किंग की बहुत प्रशंसा करता था। जब उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु किंग दरबार के हाथों हुई है, तो वह अकेली महिला होकर किंग राजवंश के अत्यधिक सुरक्षित निषिद्ध शहर में घुस गई। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता को देखते हुए सम्राट कांगशी की हत्या करना बांस की टोकरी से पानी निकालने के समान ही असंभव था, और अब ये कहना मुश्किल था कि क्या वह अपनी जान भी बचा पाएगी। एक पल के लिए सोंग किंगशू के मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ रही थीं। दृश्य में जिया किंग पहले से ही गंभीर खतरे में थी और धीमी सी गुनगुनाहट के साथ उसने अपने हाथ में मौजूद तलवार का इस्तेमाल किया।
ये जानते हुए कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, सोंग किंगशू ने अपनी कलाई घुमाई, जुड़वां ड्रैगन पानी लाते हैं की शक्ति का उपयोग किया और खतरे में पड़ी जिया किंग पर निशाना साधा और अपनी पूरी ताकत से पीछे खींच लिया। शिया किंग चारों दिशाओं से आ रही लंबी तलवारों के वार का सामना कर रही थी। तभी अचानक उसे एक शक्तिशाली शक्ति का आभास हुआ, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उसके शरीर को दूर अंधेरे में खींच लिया गया हो। शुरुआती घबराहट के बाद जिया किंग शांत हो गई, ये जानते हुए कि अगर वह यहाँ रही तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अब वह अज्ञात की ओर खींची चली जा रही थी, जिससे आशा की एक किरण जगी। हालांकि उसके मन में मरने का इरादा पहले से ही था, लेकिन उसने अभी तक अपने पति का बदला नहीं लिया था और वह पहरेदारों के एक समूह के हाथों मरने को तैयार नहीं थी। सोंग किंगशू ने पहली बार इतनी दूरी से किसी जीवित व्यक्ति को स्थानांतरित किया था। शक्ति की कमी से बचने के लिए उसने शुरू से ही अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। परिणामस्वरूप जब जिया किंग उसके सामने उतरी तो जड़त्व के कारण हाथों की एक जोड़ी खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उसकी छाती पर दब गई। शिया किंग हवा में झूल रही थी और जैसे ही वह नीचे उतरी उसने महसूस किया कि दो बड़े हाथ उसकी छाती को कसकर पकड़ रहे हैं। वह तुरंत शर्म और गुस्से से भर उठी और अपनी तलवार से उन हाथों पर वार करते हुए बोली, तुम नीच, मर जा। ये जानबूझकर नहीं हुआ। सोंग किंगशू झट से पीछे हट गया, हाथ हिलाते हुए और शर्मिंदा दिखते हुए उसने धीरे से कहा, ये कितना कोमल और मुलायम है, कितना शानदार, ये तो तुम हो। सोंग किंगशू को देखकर शिया किंग चौंक उठी। एआई की बदौलत 33 वर्षीय सिंगल मां ने 22,62,50,000 रुपये से अधिक की कमाई की। भारत में नया ऐप, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व 13,30,350 रुपये प्रति माह से अधिक। ये बात करने की जगह नहीं है, मेरे साथ आओ। दूर से पहरेदारों को आते देख सोंग किंगशू ने शिया किंग को गले लगाया और भाग गई। उसकी पतली कमर को अपनी बाहों में थामे हुए जिया किंग की बाहें फड़क उठीं और उसने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने पीछे पीछा कर रहे सैनिकों से डरती थी, इसलिए उसने मजबूरी में इसे सहन किया। किसी व्यक्ति को पकड़े हुए सोंग किंगशू के शरीर में सुस्ती का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अक्सर उसके पैर की उंगलियां बिना किसी आवाज के कुछ मीटर आगे बढ़ जाती थीं और पीछा करने वाले सैनिक जल्द ही उसका पता खो देते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी चाल इतनी अच्छी होगी। जब सोंग किंगशू ने पीछा करने वालों को भगाकर जिया किंग को अपने घर वापस लाया तो जिया किंग चुपचाप उसकी बाहों से निकली, अपने चेहरे पर लिपटा काला दुपट्टा हटाया और धीरे से बोली, ये बस ठीक ठाक है। सोंग किंगशू मुस्कुराए, भाई युआन की चाल चलन तकनीक शायद आपकी जितनी अच्छी नहीं थी। अपने दिवंगत पति को याद करते हुए जिया किंग के दिल में दर्द सा छा गया और उसकी चमकदार आंखों में हल्की सी उदासी छा गई। हे मैडम युआन, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। सोंग किंगशू कुछ देर तक उन्हें सांत्वना देने का तरीका नहीं समझ पाईं। जैसे ही उसे याद आया, जिया किंग ने अचानक अपना सिर उठाया और सोंग किंगशू को गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम भी उस दिन माउंट ताई पर मौजूद थे? हाँ, मैं था। सोंग किंगशू ने कड़वाहट से सिर हिलाया। इसका मतलब था कि वह भी उसके पति की हत्या में शामिल सहयोगियों में से एक था और वह शाही दरबार द्वारा भेजे गए 3 सरदारों में से एक था। भले ही वह इसे नकारना चाहता हो, वह इसे नकार नहीं सकता था। तो मर जाओ, नखरे भरे लहजे में डांटते हुए जिया किंग ने सोंग किंगशू की छाती में वार कर दिया। ये शब्द मुंह से निकलते ही सोंग किंगशू सतर्क हो गई। शिया किंग गुस्से में झपटी। उसके हमले में कई खामियां थीं और सोंग किंगशू ने लापरवाही से उसकी बगल के नीचे स्थित एक्यूपंक्चर बिंदु पर वार कर दिया। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, अचानक उसे कुछ ही दूरी पर पहरेदारों के कदमों की आहट सुनाई दी। सोंग किंगशू का चेहरा बदल गया और उसके हाथ तुरंत जिया किंग के गले की ओर बढ़ गए। तुम क्या कर रही हो? शिया किंग की आवाज़ घबराहट से भरी हुई थी। सोंग किंगशू ने अपने कपड़े खोलते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मिस यू, अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ आपके कपड़े उधार लेना चाहती हूं तो क्या आप विश्वास करेंगी? तुम बेशर्म हो। जिया किंग गुस्से से कांप रही थी और उसने उसे घूर कर देखा। मुझे इस तरह मत देखो, सोंग किंगशू ने उसे उतारते हुए कहा। वैसे भी उस दिन स्प्रिंग ब्यूटी पवेलियन में मैंने वो सब कुछ देखा जो देखना चाहिए था और जो नहीं देखना चाहिए था, और मैंने वो सब कुछ छुआ भी जो छूना चाहिए था और जो नहीं छूना चाहिए था। अब तुम्हें इतनी प्रतिक्रिया क्यों देनी है? उस बात का जिक्र मत करो। उस रात दोनों के बीच हुई कोमलता और दुलार को याद करके जिया किंग को बेहद गुस्सा आया। अगर आप इसका जिक्र नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। सोंग किंगशू ने आह भरी और उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला अब सिर्फ एक सफ़ेद अंतर्वस्त्र पहने वहां सुंदर ढंग से खड़ी थी। सोंग किंगशू द्वारा बिस्तर पर ले जाए जाने का आभास होते देख शिया किंग इतनी भयभीत हो गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की इंसान हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे पति को मार डाला? अगर ऐसा है तो मैं बस। सोंग किंगशू ने उसे अजीब नज़र से देखा और जिया किंग का शरीर अनजाने में सिकुड़ गया। हे, मैं बस थोड़ा मजा लूंगी। क्या पति को मारना और उसकी पत्नी पर हावी होना जीवन का सबसे बड़ा आनंद नहीं है? उसे लगा था कि दूसरी तरफ वाली इतनी डर जाएगी कि वह फिर से मर जा
चिल्लाएगी, लेकिन उसने कुछ और ही सुना। जिया किंगकिंग ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। ओह, सोंग किंगशू का घिनौने खलनायक होने का नाटक अचानक समाप्त हो गया क्योंकि दूसरी तरफ वाली महिला को देखकर ऐसा लगा जैसे वह जानती हो कि वह एक अच्छा इंसान है। लेकिन उसे कैसे पता चलता कि जिया किंगकिंग की मुस्कान के पीछे एक कठोर हृदय छिपा है। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पहले उसे प्यार से मनाना होगा और जब मेरे स्पर्श बिंदु खुल जाएंगे तब मुझे। देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने बस तुम्हारे कपड़े उधार लिए थे। सोंग किंगशू ने उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद खुद भी मुड़कर अपने उतारे हुए रात्रि वस्त्र पहन लिए। जिया किंगकिंग ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा, ये सोचते हुए कि वह क्या करना चाहता है। तुम्हारे कपड़े थोड़े तंग हैं, सोंग किंगशू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वैसे मैं लगभग कुछ चूक ही गई थी। जब शिया किंगकिंग ने उसे मुड़कर मेज पर रखे 2 सेब निकालते हुए देखा तो उसने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया, अपने हाथ जोड़े और संतुष्टि से कहा, वाह, आकार बिल्कुल सही है, ये तो औरत जैसा दिखता है। धीरे धीरे उसकी योजना को समझते हुए उसकी मजाकिया शक्ल देखकर जिया किंगकिंग खुद को हंसने से नहीं रोक सकी और कई दिनों से उसका उदास मन आखिरकार ठीक हो गया। मुझे स्वर्ण सर्प तलवार उधार लेनी पड़ेगी। अपना चेहरा ढककर सोंग किंगशू ने स्वर्ण सर्प तलवार को अपनी पीठ पर छिपा लिया और कहा, मैं भीतरी पहरेदारों को यह विश्वास दिला दूंगी कि तुम महल से निकल गए हो, वरना वे तुम्हें यहाँ देर सवेर ढूंढ ही लेंगे। ये कहकर वह खिड़की से कूद गई और उस जगह की ओर भागी जहाँ पहरेदार शोर मचा रहे थे। महल के भीतरी पहरेदारों का एक समूह उस महिला हत्यारे की गहन खोज में जुटा हुआ था। तभी अचानक उन्होंने एक काली परछाई को तेजी से गुजरते देखा। दूसरी ओर महिला का शरीर सुडौल था और उसकी पीठ पर स्वर्ण सर्प तलवार थी। इन स्पष्ट लक्षणों को पहचानते ही वे लगभग एक साथ चिल्ला उठे, ये वही लड़की है। हत्यारे, आओ और इसे मेरे लिए पकड़ो, इसे पकड़ो। डुआलूंग चिल्लाया और तेजी से पहरेदारों के एक समूह को हत्यारे का पीछा करने के लिए ले गया। सोंग किंगशू की चाल ढाल की तकनीक के कारण ये रक्षक उसका पीछा नहीं कर पाए, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी ताकि भीतरी रक्षक हत्यारे को महल से भागते हुए देख सकें। सोंग किंगशू ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को छुआ और कुछ ही मीटर की दूरी तय कर ली। वह पतंग की तरह आराम से उड़ रहा था। अचानक उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह रुक गया और सामने लाल कपड़े पहने हुए आदमी को सतर्कता से देखने लगा और उसके पसीने छूटने लगे। आज महल में इतनी चहल पहल है, मैं उत्सुकतावश ये देखने निकला था कि यह स्वामी कौन है, मुझे ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं थी। डोंगफेंग इनविंसिबल ने मुस्कुराते हुए सोंग किंगशू की ओर देखा। सोंग किंगशू ने लगभग अपने चेहरे से काला स्कार्फ फाड़ दिया और दा फक अप चिल्लाया, लेकिन ये सोचकर कि अगर सम्राट कांगशी को पता चल गया कि उसने एक हत्यारे को छिपा रखा है तो उसके सभी पिछले प्रयास और योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी, इसलिए उसे मजबूरी में यह बात सहन करनी पड़ी और उसने ठंडी सी आवाज में कहा, ऐसी भद्दी आवाज वाली औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। डोंगफेंग बुबाई ने घृणा से भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस सीट को माहौल साफ करने दो। आवाज बंद होते ही वह अपनी जगह से गायब हो गया। डोंगफेंग बुबाई को कई बार लड़ते देख चुके सोंग किंगशू ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसे गायब होते देख उसने जल्दी से जमीन पर लात मारी और 10 मीटर से अधिक की दूरी पर चला गया। अपनी पीठ पर रखी स्वर्ण सर्प तलवार को उसने म्यान से बाहर निकाला और सतर्क हो गया। चौकस रहना जरूरी था। डोंगफेंग बुबाई अचानक हवा में उछल पड़ी और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। ये छोटी महिला तो काफी कुशल है। आप स्वर्ण सर्प तलवार पकड़े हुए हैं, क्या आप युआन चेंगजी की पत्नी हैं? उसे चिढ़ाते और इश्कबाजी करते देख सोंग किंगशू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। डोंगफेंग बुबाई के चहेते प्रेमी यांग लियांटिंग के बारे में सोचते ही उसे अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और वह तेजी से महल से बाहर भाग गया। गोब्लिन। मूल उपन्यास में यांग लियांटिंग डोंगफेंग बुबाई का प्रेमी था। और हाँ, वह एक लड़का है। इसे बीएल लड़की कहानी समझें। डोंगफेंग बुबाई थोड़ी देर हंसा, मजेदार। इस गद्दी पर एक रखेल की कमी है। मैंने पहले कभी किसी विधवा का स्वाद नहीं चखा। इस बार तो चीख पुकार मचाकर भी कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हा। इतना कहकर वह लाल रंग की एक परछाई के साथ तेजी से सोंग किंगशू के पीछे भागा। वह जितना ज्यादा ये कहता गया, सोंग किंगशू उतना ही ज्यादा डरता गया और उतनी ही तेजी से भागने लगा। पूरे रास्ते भागते हुए सोंग किंगशू को केवल पछतावा हो रहा था। प्रतिशोध, ये सब प्रतिशोध है। शिया किंगकिंग के साथ दुर्व्यवहार करने के तुरंत बाद क्या मैं एक पुरुष के रूप में अपनी गरिमा खो दूंगा? छोटी लड़की, तुम तो बहुत तेज दौड़ रही हो। डोंगफेंग बुबाई उसके पीछे पीछे आया और मन ही मन हैरान रह गया। इस औरत की दौड़ने की तकनीक शायद पिछली बार के उस बूढ़े हिजड़े से कमतर है और उसकी फुर्ती और चकमा देने की कला सूरजमुखी पूर्वज से कहीं कमजोर है। लेकिन सीधी दौड़ में अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं भी तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। जब सोंग किंगशू ने पाया कि तमाम कोशिशों के बावजूद वह डोंगफेंग बुबाई को हरा नहीं पा रहा है तो उसने लड़ाई रोककर लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि प्रतिद्वंदी की आंतरिक शक्ति उससे कहीं अधिक होगी।
उसे जीवित बचने का कोई रास्ता सोचना ही था। अब देखो, वह छोटी लड़की भाग क्यों नहीं गई। उसे रुकते देख डोंगफेंग बुबाई भी आराम से छत पर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। सोंग किंगशू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामने तलवार को पार किया और उसकी आत्मा तलवार के साथ एक होने के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। तुम्हारा पति मेरे मुकाबले का नहीं था, छोटी लड़की, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। डोंगफेंग बुबाई मुस्कुराए और तेजी से आगे बढ़ी। सोंग किंगशू की आंतरिक शक्ति हिल गई और उसने स्वर्ण सर्प तलवार को प्रतिद्वंद्वी की ओर उड़ाया और साथ ही साथ उसे अभिवादन करने के लिए अपनी हथेलियों को हिलाया। डोंगफेंग बुबाई मुस्कुराया, अपनी कमर को हल्के से घुमाया और उड़ती हुई गोल्डन सरपेंट स्वॉर्ड से बच गया, और पलक झपकते ही उसने और प्रतिद्वंद्वी ने 10 से अधिक चालें एक दूसरे पर चलीं। जैसे ही वह प्रतिद्वंद्वी के मार्शल आर्ट कौशल की प्रशंसा करने वाला था, डोंगफेंग बुबाई के कान हिले और वह तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया, गोल्डन सरपेंट स्वॉर्ड के प्रतिबिंब से बचते हुए। डोंगफेंग बुबाई कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था। वह सुनहरी सर्प तलवार को प्रतिद्वंद्वी के शरीर से 3 फीट दूर घूमते हुए और अनियमित रूप से प्रतिद्वंद्वी के पूरे शरीर की रक्षा करते हुए देख रहा था। वह गंभीर भाव से देखने लगा, पौराणिक उड़ने वाली तलवार। पिछली बार जब लकड़ी की तलवार उसके शरीर से अलग हो गई और हॉन्ग एंटोंग उस तलवार के वार से घायल हो गया, तो सोंग किंगशू को बहुत कुछ समझ में आया। बाद में आधी रात को उसने उड़ने वाली तलवार की विधि पर ध्यानपूर्वक विचार किया। अंततः उसने ड्रैगन कैप्चरिंग हैंड के समान शक्ति का उपयोग करके उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित करने का तरीका खोज निकाला। साथ ही वह अपनी दोनों हथेलियों का उपयोग करके दुश्मन से लड़ने के लिए उन उत्कृष्ट हथेली तकनीकों का प्रयोग कर सकेगा। बेशक हथेली और तलवार के बीच का तालमेल अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन डोंगफेंग बुबाई का सामना करते हुए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी ही थी। छोटी लड़की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मार्शल आर्ट की कला तुम्हारे पति से भी बेहतर होगी। अब तो इस पद पर बैठे व्यक्ति की तुम में और भी ज्यादा दिलचस्पी है। डोंगफेंग बुबाई की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने सोंग किंगशू को घूर कर देखा। सोंग किंगशू ने अपने होंठ कसकर भींच लिए और जवाब देने का उसका कोई इरादा नहीं था। छोटी लड़की, क्या तुम बेवकूफ़ हो। डोंगफेंग बुबाई को अकेले ही शो करते करते थोड़ी ऊब महसूस हुई और उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी कही बात से बुरा लगा। चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सोंग किंगशू ने हैरानी से उसकी ओर देखा और सोचने लगी कि डोंगफेंग बुबाई अचानक इतना बातूनी क्यों हो गया है, और वह उसकी सुंदरता के लिए इतना लालची क्यों है। क्या उसमें अभी भी वह क्षमता है। चूंकि तुम बोलती नहीं हो छोटी बच्ची, तो यह आसन तुम्हारे चेहरे पर लिपटा दुपट्टा फाड़ देगा और देखेगा कि तुम सुंदर हो या बदसूरत। डोंगफेंग बुबाई की आवाज़ खत्म होते ही एक चांदी की सुई उसकी 2 उंगलियों के बीच से फिसल गई और उसने उसे हल्के से झटका दिया। एक झंझनाहट के साथ सोंग किंगशू ने केवल स्वर्ण सर्प तलवार से आती हुई एक प्रबल शक्ति को महसूस किया, जिसे वह लगभग नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की चांदी की सुई से स्वर्ण सर्प तलवार अभी भी विचलित थी और डोंगफेंग बुबाई ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सोंग किंगशू के 3 फीट के करीब आ गया। सोंग किंगशू ने जल्दबाजी में एमेई संप्रदाय के गोल्डन टॉप कॉटन पाम और 9 यिन वाइट बोन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उसे बाएं और दाएं धकेला। डोंगफेंग बुबाई ने अपने कौशल को कमानते हुए प्रशंसा की, छोटी लड़की, तुमने एमी संप्रदाय की 2 साधारण मार्शल आर्ट इतनी सहजता से निभाई हैं, तुम्हारी मार्शल आर्ट साधना वास्तव में अच्छी है। सोंग किंगशू ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, प्रतिद्वंदी इस लड़ाई को मजाक समझ रहा था। वह केवल गोल्डन टॉप कॉटन पाम और 9 यिन वाइट बोन क्लॉ से ही लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसे 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स और अन्य उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करने का जरा भी आसार नहीं था। उसने लड़ने के लिए महिलाओं की सभी तकनीकों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। अगर डोंगफेंग बुबाई ने उसके चेहरे पर से दुपट्टा हटाने की कोशिश न की होती, तो सोंग किंगशू कई बार मर चुका होता। प्रतिद्वंद्वी के विचारों को समझने के बाद सोंग किंगशू ने अपने शरीर के बाकी हिस्सों की रक्षा करना पूरी तरह से छोड़ दिया और पूरी लगन से अपने चेहरे की रक्षा की। 20 से अधिक चालों के बाद डोंगफेंग बुबाई और भी ज्यादा नाराज हो गया। प्रतिद्वंदी ने दुपट्टे को कसकर पकड़ रखा था और वह कई बार नाकाम रहा। अगर तुम फिर से ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं बाकी जगह को भी जितना चाहूं छू सकता हूं। सोंग किंगशू को ठंड लग रही थी, लेकिन अपने जीवित रहने की योजना के बारे में सोचते हुए उसे अपनी घबराहट को सहन करना पड़ा और इसका इंतजार करना पड़ा। बाकी जगह की रक्षा नहीं करोगे। डोंगफेंग बुबाई ने ताना मारा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सीट उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सोंग किंगशू को लगा जैसे किसी ने उसके नितंब पर थप्पड़ मारा हो और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपना चेहरा बचाने की कोशिश जारी रखी। तुम इतनी बदसूरत क्यों हो कि इस सीट को अपना चेहरा देखने भी नहीं दे सकती। ये देखकर कि जब उसने दूसरी महिला के नितंबों को छुआ तब भी वह टस से मज नहीं हुई, डोंगफेंग बुबाई को थोड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा, अगर तुम औरत हो तो मुझे अपने नितंबों को छूने दो, पर कभी अपने सीने को नहीं छूने दोगी, है ना। अपना मन बना लेने के बाद डोंगफेंग बुबाई की चाल बदल गई और उसने सीधे प्रतिद्वंद्वी की छाती पर हमला कर दिया।
उसका मानना था कि उसके बचाव के लिए हाथ बढ़ाने से जो मौका बनेगा उसका फायदा उठाकर वह निश्चित रूप से उसका घूंघट हटाकर इस महिला का असली चेहरा देख सकेगा। सोंग किंगशू ने उसकी चाल देखी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। उसने न केवल वार से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी छाती भी आगे कर दी। क्रस्ट, एक तीखी आवाज के साथ डोंगफेंग बुबाई ने अपने हाथों से रस बहते हुए महसूस किया और वह अवाक रह गया। उसने अविश्वास से खुद से कहा, एक बार दबाने से ये फट गया। सोंग किंगशू जिस चीज का इंतजार कर रहा था वह था डोंगफेंग बुबाई का अचंभित होना। भला वह इतना अच्छा मौका कैसे गंवा सकता था। उसने तुरंत प्राउड ड्रैगन रिपेंट्स का इस्तेमाल किया और डोंगफेंग बुबाई की छाती पर वार किया। डोंगफेंग बुबाई का खून तेजी से बहने लगा और वह जल्दी से पीछे हट गया। सोंग किंगशू ने अपने दोनों हाथों से प्रतिद्वंद्वी की छाती पर प्रहार किया। हालांकि उसे लगा कि जहां प्रहार हुआ है वह जगह बेहद नर्म है। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसी क्षण प्रतिद्वंद्वी के पलटवार से उसके पेट के निचले हिस्से पर जोरदार प्रहार हुआ। उसने तुरंत घाव को दबाया, इस अवसर का लाभ उठाते हुए रेत पर सरकने की तकनीक का प्रयोग किया और जान बचाकर दूर भाग गया। अपने प्रतिद्वंद्वी को अंधेरी रात में गायब होते देख डोंगफेंग बुबाई बस वहीं खड़ा रहा। पता नहीं चोट की वजह से या किसी और कारण से उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। बदबूदार लड़के, मुझे यह मत बताना कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सोंग किंगशू काफी देर तक दौड़ता रहा और जब उसे एहसास हुआ कि डोंगफेंग बुबाई को नीचे फेंक दिया गया है तो वह जल्दी से फिर से महल की ओर भागा। कल रात हुए हत्या के हमले के बाद निषिद्ध नगरी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। सोंग किंगशू रास्ते में गश्त कर रहे दर्जनों गार्डों से बचते हुए अंततः अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी रोशनी से चमकता हुआ एक खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया गया और सोंग किंगशू का दिल अचानक नीचे गिर गया। सोंग किंगशू, मैं बड़े भाई युआन का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगी। जिया किंगकिंग के बोलने से पहले ही सोंग किंगशू ने अपने कपड़ों पर खून की एक बूंद गिरा दी और बेहोश हो गई। अरे, तुम क्या चाल चल रहे हो? दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर बेजान होकर गिरते देख जिया किंगकिंग चौंक गई और जल्दी से उसे धक्का देकर दूर कर दिया। सोंग किंगशू को सीधे जमीन पर गिरते देख शिया किंगकिंग ने भौहें चढ़ाईं, नीचे बैठ गई और जब उसने उसकी नब्ज जांची तो वह बेहद कमजोर महसूस हुआ। फिर उसने उसकी नाक की नोक के नीचे उंगलियां रखकर उसकी सांस की जांच की। शिया किंगकिंग खड़ी हुई और जमीन पर मरणासन अवस्था में पड़े सोंग किंगशू को देखा। चेहरे पर संघर्ष का भाव लिए उसने दांत पीसते हुए कहा, चून कि तुम मर रहे हो, इसलिए हमारा बदला लेने का विचार व्यर्थ हो जाएगा और अब तुम अपना बचाव खुद कर सकते हो। पता चला कि सोंग किंगशू और डोंगफेंग बुबाई पूरे रास्ते एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और आखिरी लड़ाई में जब वह वापस लौटा तो लगभग भोर हो चुकी थी। सोंग किंगशू सिर्फ पहरेदारों का ध्यान भटकाना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना समय लगेगा। उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर दबाव बहुत हल्का था, इसलिए वह आसानी से खुद को छुड़ा पाए। अपने कपड़े पहनने के बाद वह घर में घात लगाकर सोंग किंगशू पर अचानक हमला करने का इंतजार करने लगी। ये जानते हुए कि भोर होने के बाद महल से भागना इतना आसान नहीं होगा, जिया किंगकिंग ने सोंग किंगशू से स्वर्ण सर तलवार ली, दरवाजा खोला और घर के बाहर गायब हो गई। आधी अगरबत्ती जलाने के बाद जिया किंगकिंग चली गई और वापस लौटी। सोंग किंगशू को अभी भी स्थिर देखकर उसका चेहरा बदल गया और अंत में उसने गुस्से से पैर पटका, अपने चांदी जैसे दांतों को भींचते हुए बुदबुदाया, पिछले जन्म में मैं तुम्हारी बहुत ऋणी थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह नीचे झुकी और सोंग किंगशू को बिस्तर पर लिटाया, अपनी बाहों से एक गोली निकाली और उसके मुंह में डाल दी, जिससे उसकी वास्तविक ऊर्जा उसके शरीर में स्थानांतरित हो गई और उसे औषधीय शक्ति को पचाने में मदद मिली। 1 घंटे बाद जिया किंगकिंग थक चुकी थी और उसके माथे पर हल्का पसीना था। वह बिस्तर से उछलकर उठी, मानो खुद को समझा रही हो। उसने मन ही मन कहा, कल रात तुमने मेरी जान बचाई और मेरे घाव पर पट्टी बांधी, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। बस एक बार। पता नहीं कितनी देर बाद मेज पर लेटी हुई सो रही जिया किंगकिंग को अचानक एक कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह जाग उठी और जल्दी से बिस्तर की ओर देखा तो उसे सोंग किंगशू को पानी बुदबुदाते हुए सुनाई दिया। शिया किंगकिंग ने अनजाने में एक गिलास पानी डाला, बिस्तर के सामने बैठ गई और धीरे धीरे उसे पानी पिलाने लगी। वह अचानक चौंक उठी, मैं उसकी इस तरह सेवा क्यों कर रही हूँ? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपनी पहले की कोमल हरकतें छोड़ दी और सीधे सोंग किंगशू के मुंह में एक गिलास पानी डाल दिया। खांसी। सोंग किंगशू अचानक जाग गया। उसने बिस्तर के बगल में जिया किंगकिंग को देखा, उसके होठों पर एक असहाय मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचाओगी। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।